और आप सभी लोगों का दिल से आभार और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले चाहूंगी आप सभी अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। कारण सबके अपने लिए तालियां बजा रहे हैं भाई, अपने लिए। कारण बताती हूँ, देखिए बाहर बारिश हो रही है ना, और काफी दिनों से हो रही है। वक्त सबके पास वही है, हर किसी को वक्त मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। ऐसा नहीं है भगवान ने किसी के साथ भी पार्शियलिटी नहीं करी है, सबके पास बराबर से समय दिया है अपने जीवन को बदलने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए। तो वक्त मिलता है सबको जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती है वक्त बदलने के लिए। फ्रेंड्स, आप सभी तो समझदार लोग हैं जिन्होंने ये परवाह नहीं करी कि बारिश हो रही है, मौसम उतना जिसे कहते हैं अनुकूल नहीं है, लेकिन आपने इन्हीं परिस्थितियों में उन लोगों से अपने आप को अलग साबित किया है, ये बताया है कि यस, आप असल मायने में ख्वाब देखने के हकदार हैं। आप असल मायने में अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैशनेट हैं, अपने उन रास्तों के लिए चलने के लिए तैयार हैं। इसलिए अब फिर से बनता है एक बार जोरदार ताली। चलिए तो शुरुआत करती हूँ। मेरा परिचय बहुत शानदार तरीके से अभी सर ने दिया है, धन्यवाद सर। नाम अंशु रावत है, संगम नगरी से आई हूँ, प्रयागराज से, और उड़ीसा जिसे भारत की आत्मा भी कहा जाता है, उसमें आने का ये सौभाग्य आप सभी ने मुझे दिया, उसके लिए एक बार फिर से बहुत आभार। फ्रेंड्स, सभी को धन्यवाद दूंगी जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे सारी अपलाइन, मेरी टीम, वेस्टीज मैनेजमेंट, और ऑब्वियसली भगवान का तो बहुत बहुत धन्यवाद है ही। और सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगी मेरे हस्बैंड को, जिनकी वजह से आज इस प्लेटफॉर्म पे, आज इस स्टेज पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। ना उन्होंने कुछ सालों पहले ये निर्णय लिया होता कि वो वेस्टीज करें, ना मैं आपको के सामने आज खड़ी होती। सो थैंक यू संजय, जहां कहीं भी आप हैं, मुझे मालूम है आप प्रसन्न होंगे आज हम सबको आपके उन सपनों को पूरा करते हुए देखकर। सो थैंक यू वेर एवर यू आर। सो स्टार्ट करती हूँ। ये हमारी सक्सेस स्टोरी है, दिस इज नॉट माई सक्सेस स्टोरी। ये मेरी सफलता की जर्नी नहीं है फ्रेंड्स, ये मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी की सफलता की जर्नी है। क्योंकि इस थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है, आई विल कम बैक टू नॉर्मल। क्योंकि इस सफलता को पाने के लिए अकेली हकदार मैं ही नहीं हूँ का श्रेय पाने के लिए, इसमें सभी का सैक्रिफाइस, सभी का हार्डवर्क शामिल हुआ है। मेरे हस्बैंड जिन्होंने बिजनेस शुरू किया, और उससे पहले की जो जर्नी रही हमारी, और हम दोनों के संघर्ष के दौरान हमारी बेटी ने जो बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए, तो ये हमारी सफलता की जर्नी है। आगे बढ़ते हैं। पहले अपना परिचय दे देती हूँ। मेरा जन्म एक नौकरी पेशा परिवार में हुआ। मेरी मदर खुद टीचर रही, मेरे फादर एक सेमी गवर्नमेंट जॉब में रहे। बहुत अच्छी एजुकेशन दी उन्होंने, बहुत अच्छा खिलाया पिलाया, एक अच्छी परवरिश दी, सब कुछ अच्छा था मेरी लाइफ में। अगर मैं अपने मायके की तरफ से कहूँ, मेरे पेरेंट्स की तरफ से कहूँ, तो आई ऑलवेज गॉट एवरीथिंग, मुझे सब कुछ मिला, किसी चीज़ की मुझे कोई कमी नहीं महसूस हुई, ये सच है। बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट क्लोथिंग, हर चीज़ अच्छी अच्छी रही, जो चाहा वो मिला ही, जितना देखा था उस हिसाब से सब कुछ मिला। और पढ़ने में बहुत अच्छी थी, टॉपर थी क्लास की, इसलिए सबने ये सोचा कि मैं क्या बनूंगी, जो पढ़ने में सबसे अच्छा होता है, घर में बहुत होशियार होता है, उसको इंडिया में क्या सोचते हैं, क्या बनेगा? नौकर। और हाँ, आईपीएस आईएएस, यानी वो सिविल सर्वेंट बनेगा। तो यही मेरे घर में भी, मेरे अंदर आवाज आ रही है मेरी? तो यही मेरे घर में भी सबने मेरे लिए सपना देखा।
देखना शुरू किया कि ये पढ़ने में बहुत अच्छी है, तो हमारे घर से ये IAS बन के निकलेगी। मेरे मन में मेरे को तो पता ही नहीं था IAS क्या होता है। बचपन से मेरे दिल में जो डाल दिया गया वही मेरा भी सपना बन गया, यानी मेरे मम्मी पापा का सपना मेरा सपना बन गया कि मुझे IAS बनना है। और उसी के हिसाब से मैंने 12th के बाद थोड़ी सी पढ़ाई करना शुरू कर दी थी कि मैं ग्रेजुएशन करूँ और उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज वगैरह की तैयारी करूँ। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए मुझे दिल्ली जाना था। इलाहाबाद में रहते थे, प्रयागराज में। दिल्ली जाने के लिए वहाँ कोचिंग करने के लिए जो पैसे खर्च होते वो मैं चाहती थी कि मैं अपने ही पैसों से कोचिंग करूँ। ग्रेजुएशन कर लिया है, मम्मी पापा ने अपना काम करा, इतना अच्छा पढ़ाया दिखाया, अब मुझे इंडिपेंडेंट होना है, तो मैं नौकरी करूँ और मैं पढ़ाऊँ, कोचिंग करूँ। यही सोचकर मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी में इंटरव्यू दिया। वहाँ मेरा सिलेक्शन हुआ और इस तरीके से मेरी पहली जॉब एक दवाइयों की कंपनी से शुरू हुई। दवाइयों की कंपनी से शुरू हुई और वही मेरी मुलाकात मेरे हस्बैंड से हुई। ये परिचय मैंने इसलिए आपको अपना दिया था। अब मैं बात करती हूँ मेरे हस्बैंड की। मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही, जैसे मेरा बैकग्राउंड रहा, एक सर्विस बैकग्राउंड रहा मेरे पेरेंट्स का, ऐसे मेरे हस्बैंड के फादर यानी मेरे फादर इन लॉ, वो भी एयरफोर्स में जॉब करते थे। डिफेंस बैकग्राउंड रहा, एयरफोर्स में जॉब करते थे और उस एयरफोर्स में जॉब करने के कारण उनके घर में भी वही चीज थी, मेरा बेटा भी एयरफोर्स में जाए। लेकिन मेरे हस्बैंड को एक चीज बर्दाश्त नहीं थी, कॉम्प्रोमाइज, समझौता। ये उन्हें मंजूर नहीं था। एक नौकरी पेशा जीवन में सभी को समझौता करना पड़ता है। सहमत है? Yes. क्यों? क्योंकि आए थोड़ा सा एनर्जी के साथ सभी लोग बोलेंगे तो मेरी और एनर्जी बढ़ जाएगी। एनर्जी तो रहेगी, आप बोले ना बोले एनर्जी रहेगी। मेरे अंदर बहुत एनर्जी रहती है। वैसे ही सप्लीमेंट्स यूज हमारे लेकिन आपकी एनर्जी उसे और कई गुना बढ़ा देगी। तो शुरुआत, मेरे हस्बैंड को ये समझौते नहीं पसंद थे। किसी भी चीज के साथ अगर पैसे को देखना पड़े और समझौता करना पड़े, ये भी मंजूर नहीं था, जो उन्हें अपनी फैमिली में करने पड़ रहे थे। एक तो उनके केवल पापा अर्न करते थे, मेरे यहाँ तो मेरे मम्मी पापा दोनों अर्न करते थे, तो थोड़ी बेहतर स्थिति थी। वहां उनको ज्यादा समझौते करने पड़ते थे, तो उनको बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वो एयरफोर्स में जाए। पापा के प्रेशर के कारण उन्होंने एयरफोर्स ज्वाइन तो करी, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया तो घर में सब खुश होंगे? No. बिल्कुल भी नहीं। पापा से उनकी नाराजगी लगभग परमानेंट, उनके पापा उनसे नाराज हो गए। उसके बाद उन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनी यानी दवाइयों की कंपनी ज्वाइन करी, इस उद्देश्य के साथ कि यहाँ पर मैं बड़े ड्रीम्स अपने पूरे कर पाऊंगा। उन्होंने भी ज्वाइन करी फार्मा, काफी अच्छे से वहां उन्होंने ग्रोथ भी की और यही फार्मास्यूटिकल कंपनी में मेरी और उनकी मुलाकात एक कंपनी में हुई। यहाँ से शुरू होता है नेक्सन। फिर हमारी शादी हुई, 99 में हमारी शादी हो गई। शादी हुई, मनपसंद लाइफ पार्टनर मिला। मनपसंद लाइफ पार्टनर मिला तो काफी खुश थी। कोई ऐसी चीज नहीं थी जो नहीं पूरी हो सकती थी। दोनों लोग कमा भी रहे थे, तो जैसे हर एक के सपने होते हैं, मेरे भी थे, अपनी शादीशुदा जिंदगी को भी लेकर और करियर को लेकर भी। लेकिन जैसा आप हमेशा सोचते हैं वैसा ही हो, ये कोई जरूरी नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम कुछ सोचते हैं और भगवान ने हमारे लिए कुछ और अच्छा सोचा होता है। ये अलग बात है, हमें उस समय समझ में नहीं आता बाद में है। लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ। लगभग शादी के 1.5 साल बीते थे कि ऐसा हुआ कि जो जीवन में मुझे नहीं लगता अपनी लाइफ में कभी भी कोई सोच सकता है, वो हुआ मेरे साथ। मात्र 1.5 साल की शादी के बाद एक दिन मेरे हस्बैंड ने कहा, मेरे गले में कुछ फंस रहा है।
मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है। और ये गले में फसान लगभग 2-2.5-3 घंटे बाद समझ में आया, 3 या 4 घंटे बाद, कि ये हार्ट अटैक है। 23 नवंबर सन 2000, मुझे आज भी वो तारीख नहीं भूलती, क्योंकि ये वो तारीख थी जिसने मेरे पूरे जीवन को बदल दिया। सारा जीवन मेरा वहाँ से बिल्कुल बदल गया। 23 नवंबर सन 2000 मेरे हस्बैंड को मेजर हार्ट अटैक पड़ा। जहाँ से पल्स जनरेट होती है वो जगह भी ब्लॉक थी। 27 साल की उम्र में फर्स्ट हार्ट अटैक। कोई सोच भी नहीं सकता, आज भी नहीं सोचता। आज से 23 साल पहले ये पहला केस था एम्स में, इतनी कम उम्र में बिना किसी रिस्क फैक्टर के हार्ट अटैक पड़ जाना। क्यों? क्योंकि ना सिगरेट पीते थे, ना शराब पीते थे, ना कोई फैमिली हिस्ट्री थी, ना बीपी था, ना शुगर था, कुछ भी नहीं था, फिर भी पड़ गया हार्ट अटैक। तो खैर डायग्नोसिस जो 9 बजे से शुरू हुआ था वो जाके 1:30 बजे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। क्यों? क्योंकि पहुंचे ही हम लोग 1:30 बजे थे दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल। और उसके बाद 3 दिन की जिंदगी के साथ लड़ाई के बाद, मेरे हस्बैंड बहुत फाइटर थे और इसीलिए 3 दिन की एक ऐसी डॉक्टर की राय कि बचना लगभग असंभव है, वो बच गए। ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वो बचे। लेकिन जिंदगी ने टर्न ले लिया। टर्न क्या लिया? डर आ गया। जो जिंदगी बिल्कुल बेफिक्र थी, वो जिंदगी में ऐसी चिंता और डर आया ना, अगले पल क्या होगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने बता दिया था अब हार्ट हो गया है खराब। मेरे हस्बैंड की ब्लॉकेज नहीं था, ये भी जानिए, लोगों को अक्सर हार्ट अटैक पड़ता है क्योंकि ब्लॉकेज होता है। उनको कोई ब्लॉकेज नहीं था, कभी भी ब्लॉकेज नहीं रहा। लेकिन उस हार्ट अटैक पड़ने के कारण उनका हार्ट खराब हो गया था, अपने साइज से 1.5 गुना बढ़ गया था। और बढ़ा हुआ हार्ट का साइज मतलब हार्ट खराब होना ना। जैसे रबर बैंड जिसका साइज बढ़ जाता है कभी भी टूट जाती है, वैसे ही जब दिल बढ़ जाता है ना, वैसे तो दिल बड़ा होना चाहिए, लेकिन दिल का साइज जो है ना वो बड़ा नहीं होना चाहिए। वो बढ़ जाता है तो दिल काम करना बंद कर सकता है कभी भी। और ऐसा ही हुआ उनके साथ। डर जो है हमारे जीवन में आ गया। कोई रात ऐसी नहीं बीती होगी जब मैंने बीच बीच में उठ के चेक ना किया हो कि हार्ट पेट हिल रहा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि देखूं सांस चल रही है कि नहीं। एक भी रात मुझे नहीं याद आती मैंने ये चेक ना किया हो। ऐसा डर भर गया था माइंड में। हर चीज करने से पहले यही रहता था, भैया नहीं हार्ट लोड नहीं पड़ना चाहिए, हार्ट पे लोड नहीं पड़ना चाहिए। खैर ऐसे ही जिंदगी कट रही थी। उसके बाद 3 साल लगभग बीते। चूंकि यंग थे तो मुझे तो डर था, लेकिन उनको अपने अंदर उतना एहसास नहीं हो पा रहा था कि भैया हार्ट अटैक पड़ा है। तो वो फिर भी नॉर्मल सी जिंदगी जीने लग रहे थे। लेकिन उस नॉर्मल सी जिंदगी जीने के कारण आगे और कठिनाइयां हुई। खैर 3 साल बाद हमारे घर में फिर से एक खुशी आई। घर का माहौल फिर से बदला, फिर से चहक आई। मेरी बेटी का जन्म हुआ। मेरी बेटी आई और बेटी के आते ही फिर से सपने जगने लगे। अब उसको लेकर सपने जगने लगे, उसको लेकर और चीजें ऐड ऑन होने लगी कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। बहुत सारे सपने उसके साथ ऐड ऑन होते चले गए और वो डर फिर से कहीं साइड में आ गया। वो डर फिर से साइड हो गया, डर फिर से कहीं गायब हो गया और खुशियां आ गई। फिर से प्लानिंग हुई कि उसकी जब फर्स्ट बर्थडे होगी तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। फिर से प्लानिंग हुई। लेकिन फिर देखिए अभी उसकी बर्थडे को 1 हफ्ता बाकी था। 1 हफ्ता बाकी था कि मेरे हस्बैंड को दूसरा हार्ट अटैक पड़ गया। वो दूसरा हार्ट अटैक पड़ा और उस वजह से
मेरे बेटी का बर्थडे हमें हॉस्पिटल में बस हम 3 लोग के बीच में मनाना पड़ा। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, डॉक्टर और नर्स जो फोटो खींच लिए थे। तो बस इतना ही हम लोग कर पाए। अच्छी बात ये थी कि मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे मेरे हस्बैंड अटेंड कर पा रहे थे, ये खुशी की बात थी। ये जरूर गम था कि बर्थडे धूमधाम से नहीं मन पाया, लेकिन वो थे तो कम से कम, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात थी। अब यहाँ से बर्थडे तो आप देख सकते हैं, ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल का बेड है, हॉस्पिटल की ही बीच में ट्रे है। ये हॉस्पिटल में बर्थडे मना था क्योंकि अगले दिन इनकी फिर से जियोग्राफी होनी थी। खैर, इसके बाद डॉक्टर ने एक सलाह दी कि अब बस, या तो आप लाइफ देख लो, अपनी हेल्थ देख लो, या आप नौकरी कर लो। 2 ऑप्शन है, जो आपके लिए जरूरी है वो कर लो। क्या चुनेगा इंसान? लाइफ। हेलो, लाइफ। लाइफ। मेरे हस्बैंड ने भी ये चुनाव किया। प्रेशर था, हम लोगों का भी प्रेशर था कि बस ठीक है, तुम रहोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, तुम ही नहीं रहोगे तो क्या मायने हैं। तो खैर, यही चुनाव उन्हें करना पड़ा। ना चाहते हुए भी उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। नौकरी तो छूट गई, लेकिन अब आगे की चीजें कैसे चलेंगी, ये डिसीजन तो ले लिया, लेकिन अब जिम्मेदारियां बढ़ रही थी। बेटी 1 साल की हो चुकी थी। हस्बैंड की दवाइयों का खर्चा ही अपने आप में बड़ा खर्चा था। पूरा कैसे होगा, करेगा कौन? तब तक मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर भी नहीं थी। ये हैदराबाद की फोटो है, हैदराबाद में थे तब हम लोग। तो करें क्या? मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। प्राइवेट स्कूल में टीचर, वो भी अभी 1-2 साल पुरानी, क्या सैलरी थी मेरी। मैं अपने छोटे मोटे शौक पूरे कर लूं, वही बड़ी बात है। खर्चे थोड़ी ना चलेंगे, जरूरतें भी नहीं पूरी होंगी, बाकी तो छोड़ दीजिए। तो फाइनली डिसीजन लिया कि अब हैदराबाद छोड़ेंगे और प्रयागराज वापस आएंगे। प्रयागराज क्यों? क्योंकि मेरा मायका है वहां पे, मेरी मम्मी है वहां पे, मेरी बेटी अभी बहुत छोटी है, और अगर मुझे फ्रंट पे आना है, मुझे काम करना है, तो मुझे एक थोड़ा हेल्पिंग हैंड चाहिए जहां मैं अपने बच्चे को छोड़ सकूं। उस जमाने में उतने क्रैश भी नहीं हुआ करते थे। तो बेटी प्रयागराज वापस आ गए, और अब यहाँ से संघर्ष शुरू हुआ। सुबह 3-3:30 बजे उठने से लेकर रात के 10 बजे तक, 10:30 बजे तक, क्योंकि 3 बजे उठती थी तो 10-10:30 बजे तक हर हाल में मैं सोती जाती थी। तब लगातार नॉन स्टॉप काम करने का, कोई बैठने तक की भी फुर्सत नहीं, आप ये कह सकते हैं। वो शुरू किया क्योंकि आप अपनी लाइफस्टाइल में आगे बढ़ सकते हैं, उससे पीछे आना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट करता है। वो मंजूर नहीं था, और इसीलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा कमाना था, ताकि अपनी फैमिली को जिस लाइफस्टाइल के साथ लीड करते आ रहे हैं उससे आगे बढ़े, लेकिन पीछे कतई ना जाए। इसके लिए डबल काम करने थे मुझे। फ्रेंड्स, ये सोच तब भी क्लियर थी और आज भी क्लियर है। तब भी इंडिपेंडेंट बनना था, इसलिए नौकरी करनी शुरू करी थी। हाँ, यहाँ पे IAS का सपना सब साइड में हो गया, बहुत अच्छा हुआ साइड में हो गया। तो उसके बाद सुबह मैं स्कूल में पढ़ाया करती थी, और सेकेंड हाफ में 1:30 बजे से 8:30 बजे तक मैं एक स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट में सेंटर हेड थी, वहां पर रहती थी। सेंटर को क्लोज कराना रात में मेरी जिम्मेदारी भी होती थी। तो जब तक क्लोज ना हो, यानी लास्ट बंदा जो सेंटर छोड़ता था वो मैं थी। और प्रयागराज जैसी शहर में उस समय, बात कर रही हूँ मैं 2004 की, उस समय अकेले 9 बजे लगभग सड़कों पे चलना आसान नहीं था। आदमी नहीं चलते थे, औरतें क्या चलेंगी, आज भी नहीं चलती उतनी, उस जमाने में तो कोई चलता ही नहीं था। तो 100 नंबर डायल मोड में रहता था कि जैसे ही हो फास्ट डायलिंग तुरंत हो जाए। एक्टिवा तक कारें नहीं थी, आज है।
एक्टिवा भी तब मैंने इंस्टॉलमेंट पे खरीदी थी, क्योंकि बाइक थी लेकिन बाइक मुझे चलाना आता था उतना, लेकिन मैं उतनी कंफर्टेबल नहीं थी। एक्टिवा इंस्टॉलमेंट पे खरीदी थी और उससे आती जाती थी फ्रेंड्स, सुबह से लेकर रात तक साड़ी में, क्योंकि हमारे उस स्कूल में उस इंस्टीट्यूट में साड़ी ही अलाउड थी। अब साड़ी यानी सुबह से जब स्कूल जाओ तो साड़ी, वही साड़ी से लेकर रात तक साड़ी विद हील्स, क्योंकि साड़ी पहनने का मतलब फिर हम हील्स ही पहनेंगे, अच्छा भी तो दिखना है, वो भी तो बनता है। तो साड़ी उस हील के साथ सुबह से लेकर रात तक कस की मेहनत करते थे, क्योंकि अगर आपको दमदार तरीके से पैसा कमाना है तो दमदार मेहनत भी करनी पड़ती है फ्रेंड्स। तब मालूम नहीं था कि ऐसे भी बिजनेस हैं, यकीन भी नहीं था जहां ऐसे पैसा कमाया जा सकता है। तो यही काम मुझे आता था, पढ़ाना मुझे आता था, पढ़ाती थी, तो वही काम करती थी। फिर इसी दौरान मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी, 2009 की बात है। घर में बहुत प्रेशर था कि ज्वाइन कर लो, जबकि मैं ज्वाइन करना नहीं चाहती थी। हाँ, इस बीच में सर किसी बैठ जाइएगा, इस बीच में, हाँ जी, इसमें दो चीजें हुई। इस बीच में, इस दौरान मेरे हस्बैंड डेढ़ दो साल तो चैन सुकून से बैठे, फिर उनको एक जिम्मेदार आदमी कितने दिन घर में बैठेगा। फिर हार्ट प्रॉब्लम थी, हाथ पांव तो हिलते ही थे, तो हार्ट प्रॉब्लम में एनर्जी लेवल कम हो सकता है, लेकिन चाहते थोड़ी ना कम हो जाएंगे। जिम्मेदार व्यक्ति थे, इसलिए कुछ करना चाहते थे, तो डेढ़ साल लगभग वो शांति से बैठे प्रेशर से। उसके बाद उन्होंने फिर अपना काम शुरू किया। उन्होंने कहा चलो जी, अब नौकरी नहीं, बिजनेस करेंगे, अपना बिजनेस रहेगा, कोई प्रेशर नहीं होगा, है ना, ऐसा सोच थी। लेकिन निकला उल्टा। अपना बिजनेस, जो हमारी पहले की थोड़ी बहुत सेविंग थी प्लस कर्जा लोगों से, वो मिला के अपनी फार्मा की कंपनी शुरू करी, दवाइयों की कंपनी। प्रोडक्ट्स बने, कुछ 2-4 लोगों को खोज के अपॉइंट भी करा, स्टॉकेस, ये सब बातचीत हुई। ये सब प्रोसेस में 7-8 महीना बीता और होने लगी तबीयत खराब। ट्रेन में ट्रैवल के दौरान ही मेरे हस्बैंड को ब्लड की वोमिटिंग होने लगी, थोड़ा ब्लड। क्यों? क्योंकि हार्ट फेल जब होता है, जब हार्ट जवाब दे रहा होता है बिल्कुल, तो भी मुंह से थोड़ा सा खून आना शुरू हो जाता है। और मुझे फटाफट, जब इन्होंने ट्रेन से मुझे इन्फॉर्म किया, मुझे फटाफट निकलना पड़ा लखनऊ, और उन्हें लखनऊ में एडमिट होना पड़ा। और ऐसे ही कभी प्रयागराज लौट के आए, यानी 7-8 महीने के दौरान में वो 2-3 बार हॉस्पिटलाइज हुए। लाइफ आसान नहीं थी, ये कहना बहुत आसान लग रहा है कि 7-8 महीने में 2-3 बार हॉस्पिटलाइज हुए। अरे 15-15 दिन हॉस्पिटल में चक्कर काटना जब पड़ता है तब पता चलता है। इतना मुश्किल का दौर था मेरे लिए कि यहाँ से वहाँ क्या क्या देखूं, कमाऊं कि हॉस्पिटल के चक्कर काटूं, बच्चा देखूं, क्या क्या देखूं, लेकिन करना पड़ा, करना जरूरी था। फिर मैंने कहा देखो भाई, हो गए तुम्हारे शौक पूरे, अब चुपचाप घर में बैठ जाओ, क्योंकि ना तुम्हारा बिजनेस हो पा रहा है, ना मेरी नौकरी ठीक से हो पा रही है, मेरा कोई काम ठीक से नहीं हो पा रहा है, आप घर में बैठ जाएं, क्योंकि कमाई नहीं होगी तो कम से कम कमाई जाएगी भी नहीं। खैर उन्हें सहमत होना पड़ा, क्योंकि उनकी सेहत बिल्कुल भी उनको अलाउ कर ही नहीं रही थी किसी भी प्रकार का दबाव लेने के लिए। सहमत हुए और मैंने भी इस दौरान अपना एक स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट शुरू किया। फ्रेंड्स, ये दौर था अगेन मेरे जीवन का थोड़ा सा अच्छा का दौर, जहां मैंने जब अपना स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट शुरू किया, वहां मेरा इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा चला, खर्चा कुछ था नहीं, एसी अपना एसी, जो बेडरूम में एक एसी लगा है, अब बेडरूम हटा दो, बेड हट गया, उसमें लगेंगी चेयर, जब रात में सोना होगा तो चेयर हट जाएंगी, चटाई गद्दा डलेगा, सो जाएंगे, तो कोई खर्चा नहीं था, नो इन्वेस्टमेंट, सेल्फ की स्किल थी, पढ़ाना आता था, स्पोकन इंग्लिश सिखाना आता था, वो करना
करना शुरू कर दिया। ऑफिस संभाल लिया मेरे हस्बैंड ने, रिसेप्शन पार्ट संभाल लिया संजय ने। उन्होंने रिसेप्शन संभाला, काम शुरू हो गया। और उस दौरान तकरीबन मैं अगर 2007 की बात करूं, मैं 50-60 हज़ार रुपये अपने स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट से कमा लिया करती थी। फ्रेंड्स, अच्छा था समय, लेकिन इस अच्छे समय में एक चीज मुझे फिर से समझ आई। मुझे लग रहा था सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन इस समय में एक और चीज समझ में आई जब मेरे हस्बैंड को पड़ा पैरालिसिस। फ्रेंड्स, एक दिन मैं अपनी ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट, जो मेरी आज नौकरी है, उसकी ट्रेनिंग के लिए जब अपने घर से निकली तो मुश्किल से 15 मिनट बीता होगा, मेरी बेटी का फोन आया। मेरी बेटी उस समय 6 साल की थी, 6 साल की बस हुई थी। क्लास 1 में एडमिशन था उसका। उसने वो फोन पे इतना ज्यादा रो रही थी, इतना ज्यादा रो रही थी कि मुझे उसकी बात ही नहीं समझ में आ रही थी। 6 साल का बच्चा रोए तो क्या समझ में आएगा, वो भी फोन पे। तो मैंने फोन काटा, मैंने दोबारा किया। मैंने कहा बेटा पहले चुप हो। मुझे अच्छा ये लगा सैटरडे का दिन है, पापा मतलब मेरे हस्बैंड ने मारवाड़ दिया होगा, लगता है इसलिए रो रही है। मेरे दिमाग में सिर्फ यही था। तो वो मैंने कहा अच्छा शांति से बताओ हुआ क्या है घर में। मेरी बेटी ने कहा मम्मा घर आ जाओ, पापा हिल नहीं रहे हैं, पापा जमीन पे गिर गए हैं और पापा बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं, आप बस जल्दी से घर आ जाओ। फ्रेंड्स, मेरी बेटी के लिए ऐसा लग रहा था जैसे मैं अगर घर पे आ जाऊंगी तो पापा उसके खड़े हो जाएंगे। मुझे डर लग रहा था क्योंकि 2 हार्ट अटैक कर चुके थे। मेरे दिमाग में आ रहा था कि भगवान बस कुछ ऐसा करो कि सब सही हो जाए, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। तो मैंने, चूंकि घर मम्मी लोगों का घर पास में था, तो मैंने मम्मी पापा को फोन किया। पापा लोग पहुंचे, खैर हॉस्पिटल ले जाए गए, वो सब कहानी है। वहां पता चला कि ये पैरालिसिस है। तो जब जिंदगी थोड़ी पटरी पे लगा चल रही है तो फिर एक बड़ा सा चैलेंज सामने आया। उस समय लगा कि भगवान पहले क्या कष्ट कम था जो फिर से एक और दे दिया, पैरालिसिस हो गया। ऑफिस संभालते थे, अब कौन संभालेगा। सच बताऊं, बहुत सारी चीजें दिमाग में घूमती थी। क्योंकि सब उसके आगे पीछे दिखने लगता था, कैसे होगा, क्या होगा। जिस दौरान वो एडमिट थे, मुझे हॉस्पिटल में रुकने वाली मैं ही रहती थी। हॉस्पिटल में रुको, सुबह सुबह भागो आओ, बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजो, फिर क्लासेस लो, फिर हॉस्पिटल भागो, फिर घर आओ, फिर क्लास, मतलब बार बार आना जाना। इट वॉज सो पेनफुल कि मुझे इंतजार था कि डिस्चार्ज मिले हॉस्पिटल से और किसी तरह मैं सुकून पाऊं। क्योंकि जब ज्यादा कष्ट होता है ना तो थोड़ा बहुत कष्ट भी आराम सा महसूस होता है। तो उस समय यही लगने लगा था। जिस दिन डिस्चार्ज हुआ उस दिन मैं बड़ी खुश थी कि चलो अब फिर से गाड़ी वैसी हो जाएगी जैसी चल रही थी। लेकिन उस दिन मेरी एक्टिवा स्किड कर गई और मेरे पूरे, क्योंकि मैं हेलमेट पहनती थी, एक अच्छी आदत हमेशा से रही है, जब 2 व्हीलर चलाती थी तो हेलमेट पहनती थी और अब 4 व्हीलर चलाती हूँ तो सीट बेल्ट पहनती हूँ। फ्रेंड्स, कहने का क्या मतलब है, एक अच्छी आदत हमेशा से थी प्रिवेंशन लेने की, बचाव पहले से करना। क्योंकि जब मुसीबत आ जाएगी ना तब कुछ नहीं होगा, तो पहले से बचाव करने की आदत शुरू से थी और ये आदत ने वहां पर भी काम दिया। सर तो बचा, लेकिन मेरे कंधे सब राइट साइड में हर तरफ छोटी चोट आ गई थी जिसके निशान आज भी हैं। तो जब मुसीबत आती है, जो लोग कहते हैं ना चारों तरफ से आती है, क्यों आती है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। ईश्वर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। उस दिन मैं बहुत रोई। मैं घर पहुंची, मेरे बच्चे खड़े हुए थे स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट वाले, हस्बैंड कार में बैठे हुए, मम्मी पापा की कार ऑल्टो बैठे, उनको उतारने वाला कोई नहीं। खैर बच्चों की सहायता से, ड्राइवर की सहायता उतार के अंदर ले गए, अपने आप को एक कमरे में बंद किया, बच्चों से कहा आ रहे हैं अभी, और बच्चों के सामने रो नहीं सकते थे। जाके मैं इतना कस के रोई, भगवान से बड़ी दिल खोल के शिकायतें करी, बहुत ज्यादा। उस दिन ही केवल एक दिन था जिससे मुझे भगवान से शिकायत हुई, क्योंकि उस दिन मैं वाकई बहुत, मुझे लग रहा था कितनी हेल्पलेस हूँ मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। इतना सब कुछ होता, जब लगता है कुछ अच्छा हो रहा है कुछ बुरा हो जाता है, भगवान मैं ही क्यों
क्यों मुझे छांटा है सारी की सारी परेशानियों के लिए। खैर, रोना तब तक था, अपने आप को फिर से स्ट्रॉन्ग किया, कहा कोई नहीं भगवान, तूने दिया है, तू ही कुछ हल निकालेगा, तूने दिया है, मुझे मालूम है कोई कारण होगा जो मुझे समझ नहीं आ रहा, तू ही हल निकालेगा। वापस अपने काम में जुट गए, क्लासेस सब कुछ किया। उसके बाद फिर से वही जिंदगी शुरू हो गई। अब एक काम और बढ़ गया, तो ऑफिस भी मुझे ही संभालना था। जो ऑफिस हस्बैंड देखते थे वो भी मुझे ही संभालना था। बच्ची की A to Z पढ़ाई भी मुझे ही देखने में, काम बढ़ गए, काम नहीं हुए। और इन काम बढ़ने से एक चीज मुझे और समझ में आई, मेरी क्षमताओं में वृद्धि हुई, मेरी ताकत और बढ़ी। मैंने और अपने आप को दिमाग चलाना शुरू किया कि कैसे और अच्छा हो सकता है। फ्रेंड्स, पैरालिसिस हुआ, मुझे बड़ा बुरा लगा कि ये हो गया, लेकिन आप सोचिए पैरालिसिस ना हुआ होता तो हमारे जीवन में नेक्स्ट बदलाव ना आया होता। जानना चाहेंगे क्यों? Yes. नहीं बताऊंगी, Yes. अब बताऊंगी। क्योंकि अगर पैरालिसिस नहीं पड़ा होता फ्रेंड्स, तो वेस्टीज कभी हमारे जीवन में आता ही नहीं। हम लोग डायरेक्ट स्पेलिंग की ABCD भी अच्छे से नहीं जानते थे। मेरे हस्बैंड को पैरालिसिस पड़ा, उत्तम सर को पता चला कि 2-3 साल हो गए हैं और इनका पैरालिसिस सही नहीं हो रहा। अच्छा, मेरे हस्बैंड का पैरालिसिस आम पैरालिसिस नहीं था। हमें भगवान जी जब भी देता है ना, बड़ा दिल खोल के देते हैं। हार्ट अटैक दिया, बड़ा वाला। पैरालिसिस दिया, आम नहीं, खास वाला। जिस पैरालिसिस में हाथ पांव में तो प्रॉब्लम आई, लेकिन ब्रेन के एक और पार्ट में दिक्कत आई। वो वाले पार्ट में तो आई जहां से हाथ पांव नहीं लेगा, एक और पार्ट में दिक्कत आई जहां से आप बोल भी नहीं पाओगे, पढ़ भी नहीं पाओगे, और जब बोल और पढ़ ही नहीं पाओगे तो लिख क्या पाओगे। तो वो पार्ट भी मेरे हस्बैंड का, वो ब्रेन का वो पार्ट भी मेरे हस्बैंड का खराब हो गया था। तो लाइफ बहुत बहुत कठिन थी। तो जब उत्तम सर को पता चला, 2.5 साल लगभग बीत चुका था, पैरालिसिस सही नहीं हुआ था। जब सर को पता चला, सर आए और मेरे हस्बैंड को कहा, बात की और उनसे कहा कि देखो संजय, ये सप्लीमेंट्स हैं, अगर तुम इनको इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा पैरालिसिस सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, पहली बार पिछले 2 से 3 सालों में उनको किसी ने कहा था कि पैरालिसिस सही हो जाएगा। डॉक्टर तक ने कहा था कि ऐसे ही रहेगा। मेरे हस्बैंड ने तो एक बार उस समय हिम्मत हार गए थे, डॉक्टर से ये भी कहा था कि फिर मतलब अपनी जो टूटी फूटी भाषा थी कि मतलब जिंदा क्यों हूं मैं, मरी ना जाऊं, ये उनका मतलब था। तो पहली बार किसी ने, उन्होंने कहा कि तुम्हारा पैरालिसिस सही हो जाएगा, और ये शब्द तो बस उनको दिल पे मतलब जिसे कहते हैं ना, खुशी दे गए। तो एक फरिश्ते के रूप में उत्तम सर हमारे घर में उस दिन आए। फ्रेंड्स, तालियां बजती हैं ऐसे फरिश्ते के लिए। फ्रेंड्स, उत्तम सर की ये लाइन और मेरे हस्बैंड का उनकी इस लाइन पर भरोसा करना, उन्होंने सप्लीमेंट्स कंज्यूम करे। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, 9 महीने और उसके बाद भी। लेकिन एक दिन में जो जिस मर्ज की दवा डॉक्टर के पास नहीं थी, जो मर्ज पिछले 2 साल से सही नहीं हुआ था, वो 2 दिन में थोड़ी ना सही हो जाता। मेरे हस्बैंड इस बात को जानते थे, इसलिए पूर्ण विश्वास और चाहत बहुत तगड़ी थी ना कि मुझे सही होना है। इस चाहत, तगड़ी चाहत के कारण, और प्रोडक्ट्स में तो हमारी ताकत है ही है, उन्होंने यूज करा रेगुलर, और जितनी डोज हम लोग जनरली बताते हैं उन्होंने उससे ज्यादा यूज करी। 2 नोनी क्या 2 खाया करते थे एक समय में, और उनका पैरालिसिस 9 महीने में फ्रेंड्स सही हो गया। फ्रेंड्स, ये ताकत है हमारे सप्लीमेंट्स में। सब डरते हैं खाने से पहले ही, लेकिन खाने के बाद पता चलता है कि असलियत में क्या ताकत है। फ्रेंड्स, तो प्रोडक्ट्स पे उन्हें भरोसा हुआ, और जब उनका पैरालिसिस सही हुआ तो उत्तम सर ने उनसे कहा कि जो फायदा तुम्हें हुआ है, क्योंकि उनका आना जाना जारी था, मेरे हस्बैंड बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन वो जानते थे उत्तम सर कि अगर इसको फायदा होगा तो इसमें वो दम है कि ये आगे बहुत बड़ा काम कर सकता है। उनका आना कंटिन्यू रहा,
बीच बीच में आते रहे, और जब सही हुए तो उन्होंने कहा जो फायदा तुम्हें हुआ है, क्या वो फायदा तुम औरों तक पहुंचाना नहीं चाहोगे? बहुत सारे लोग तुम्हारी तरह हताश होकर बैठे हैं, अगर उन तक ये सप्लीमेंट्स पहुंचेंगे तो वो भी सही होंगे, उनके भी परिवार में वैसे ही खुशियां आएंगी जैसे तुम्हारे आए हैं। और साथ के साथ एक और चीज होगी, क्या इनकम। क्या होगी? इनकम। हाँ, इनकम ही नहीं होगी, पैसिव इनकम होगी। Yes, yes. फ्रेंड, बड़ा फर्क है इनकम और पैसिव इनकम में। लगातार 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 करोगे तो कमाते तो नौकरी में भी थे, लेकिन जैसे ही तबीयत खराब हुई पैसा आना बंद। मेरे हस्बैंड को उन्होंने कहा अगर तुम इस बिजनेस में इसको बिजनेस की तरह करते हो, लोगों तक बताते हो, तो आने वाले समय में खुदा ना खासा अगर तुम्हें कुछ हो गया, जो पहले भाई मेरे हस्बैंड तो और ज्यादा रिस्क फैक्टर में थे, तो तुम्हारी फैमिली आर्थिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। फ्रेंड्स, यही कारण था, यही बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड ने इस बिजनेस की शुरुआत करी। जो धोखा वो नौकरी में खा चुके थे, वो विश्वास उन्हें यहाँ पर मिल रहा था कि अगर वो वेस्टीज करेंगे तो उनकी फैमिली के सपने, वो जिम्मेदारियां जो वो पूरा नहीं कर पाए, ये मौका था उनके पास अपनी जिम्मेदारियां, अपने परिवार के सपनों को पूरा करने का। और इस मौके को उन्होंने कस के पकड़ा, छोड़ा नहीं, और पूरे जी जान लगा के इसमें मेहनत करी। फ्रेंड्स, मौका वही जैसे मैंने शुरू किया था, मौका भगवान सबको देते हैं, आप सबके पास भी है, और उन लोगों के पास भी गया था मौका जिनको आप लोगों ने इनवाइट किया होगा, जिन्होंने हो सकता है टिकट भी ली हो लेकिन फिर भी ना पाए। मौका सबको मिलता है, ईश्वर सबको देता है। बात है आप उस मौके को कितना पकड़ के रखते हैं, उसका कितना लाभ उठाते हैं। मेरे हस्बैंड ने फ्रेंड्स उस मौके को पकड़ा, उसकी अहमियत को समझा, और कोई भी ट्रेनिंग, इवेंट, सेमिनार, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, जैसे आप लोगों ने आज नहीं छोड़ा ना, ऐसे ही उन्होंने भी नहीं छोड़ा। और परिणाम ये रहा कि वेस्टीज की ज्वाइनिंग हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आई। सर नेक्स्ट सर, आप अगर अर्निंग देखिए पहले साल की, कुछ सालों की अर्निंग इसमें है, स्लाइड अपडेट करने का टाइम नहीं मिला है मुझे। पहले साल की अर्निंग लगभग 36,000 रुपए, 36,000 रुपए यानी 3,000 रुपए महीना। एक व्यक्ति जो पैरालिटिक था, जिसका हार्ट केवल 22% काम करता था। 22% हार्ट मतलब जितना मैं चल रही हूँ ना, आदमी 2 कदम नहीं चलता 22% हाथ वाला। डॉक्टर कहते हैं लेटे रहो, चल ही नहीं सकता। अगर उन्हें वहां से यहाँ तक आना होगा तो खांसना पड़ेगा, तब उनका हार्ट ताकत के। ऐसा व्यक्ति जिसका हार्ट केवल 22% काम करता था, जिसको ऑलरेडी एक बार पैरालिसिस पड़ चुकी थी, वो व्यक्ति 3,000 रुपए महीना कमा लिया। बहुत सारे लोग आज भी 3,000, 4,000, 5,000 रुपए में 7-7, 8-8 घंटे नौकरी करते हैं सुबह से शाम तक। स्वस्थ व्यक्ति, सोचिए वेस्टीज ने ये पावर थी कि पहले ही साल में 3,000 रुपए महीना आ गया, और देखिए गजब की बात, दूसरे साल में लगभग 10,000 रुपए महीना। 10,000 रुपए महीना। आज भी MBA पास आउट दूसरे शहर में जाके 15,000 की नौकरी करते हैं। इंजीनियरिंग किए हुए 15,000, 20,000, जिसमें रहना खाना खर्च हो जाता है, बचता कुछ नहीं है, माँ बाप से घर से मंगवाते हैं, है कि नहीं? Yes. थोड़ा एनर्जी से बोला करिए। Yes. ज्यादा बार तो पूछती भी नहीं हूँ, कभी कभार पूछती हूँ, जवाब दे दिया करिए। जरूरी नहीं है हाँ ही दीजिए, आपको लगता है ना तो ना बोलिए, जो आपको सही लगे वही बोलिए, बस रीजन होना चाहिए उसका। खैर, दूसरे साल में ये, तीसरे साल में देखिए लगे रहे, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार का हिस्सा बने रहे। लिख नहीं पाते थे क्योंकि वो वाली दिक्कत उनकी बनी हुई थी, वो ज्यादा एफर्ट मांगता है, लेकिन फिर भी जाते थे क्योंकि दिमाग सुनता तो है, फिर भी जाते थे। और तीसरे साल 2,74,382, मतलब जानते हैं 20,000 से ज्यादा की अर्निंग, 20,000 रुपए से ज्यादा की अर्निंग हर महीने हुई। फ्रेंड्स, गजब बात समझ रही कि हर साल बढ़ रही है अर्निंग, हर साल बढ़ रही है। चौथे साल में 7,16,750, और 5वें साल में
2 लाख रुपए महीना हो गए फ्रेंड्स, तालियां बजती हैं इसके लिए। लोग आज भी 5-5 लाख रुपए केवल इंजीनियरिंग वगैरह में लगाकर, 5 लाख रुपए सालाना की बात कर रही हूं मैं, 2 लाख 2.5 लाख रुपए फीस, 2-2.5 लाख रुपए ऊपर के खर्चे सालाना, यानी 20-25 लाख रुपए इंजीनियरिंग कॉलेज में पैसा खर्च करके पढ़ने के बाद 1-1.5 लाख रुपए महीने की नौकरी पा जाएं तो कहते हैं मिल गई अच्छी नौकरी। यही वास्तविकता है। मेरी दीदी का बेटा भी बिट्स पिलाने से इंजीनियरिंग कर रहा है, हर साल 5 लाख रुपए कम से कम खर्च हो रहा है। और नौकरी जब सर्च करते हैं कितना पिछला बैच में गया है, अच्छा 1.5 लाख, 1.25 लाख, कितना 25 लाख खर्च करें। यहाँ कितना खर्च किया, यहाँ कितना खर्च किया, कुछ नहीं। और पाया कितना, 14 लाख। तो ये तो 5 साल तक की थी। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से सर नेक्स्ट पैंडेमिक के दौरान मैं सिंगल पेरेंट, अच्छा इस बीच में थोड़ा सा आपको और बताती हूँ। 2016 में मैं बिजनेस के बिल्कुल खिलाफ थी। मुझे इस बिजनेस का कुछ समझ में नहीं आता था, ना मैं समझना चाहती थी। मेरे अंदर आप ये कह सकते हैं, क्योंकि घर को मैं ही संभालती थी कई सालों से और ठीक ठाक संभाल रही थी। बहुत अमीरी से हम लोग नहीं रहते थे, तो बहुत गरीबी से भी नहीं रहते थे। एक मिडिल क्लास फैमिली ठीक ठाक, जहाँ ब्रांडेड कपड़े पहन लेते थे, अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाते थे, ये टाइप की लाइफस्टाइल हम लोग लीड कर लेते थे। 1 लाख रुपए महीना तब भी मैं कमाती थी। तो 1 लाख रुपए महीना मैं कमाती थी और घर को ठीक ठाक तरीके से चलाती थी। तो एक आप कह सकते हैं, हो सकता है नहीं, असलियत है। मेरे को लगता था जो मैं कहती हूँ वही सही है, जो ये कह रहे हैं मतलब मेरे हस्बैंड, वो बस ठीक है, हम तो सब तक उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। तो मैं सुनती भी नहीं थी कि भैया तुम क्या कर रहे हो, वो कर रहे हैं बस ठीक है। मैं अगर पूछूं, अच्छा उन्होंने हुआ क्या था, शुरू के 2 साल के तकरीब में मुझसे जो पैसे लेते थे वो लेना बंद कर दिया। अच्छा जब बंद कर दिया तो मुझे लगा यानी कुछ पैसा आ रहा है, तो मैं पूछूं या कुछ आ रहा है क्या, तो कहते थे करोगी क्या। वो हमेशा से चाहते थे कि मैं बिजनेस में आ जाऊं, और मुझे लगता था भैया मुझे मत बोलो, तुम कर लो, तुम नहीं ले रहे हो ये भी मेरे लिए कमाई ही है, रखे रहो तुम जितना रखना है, अगर आ रहा है तो रखे रहो, लेकिन मुझे ना बोलो। तो ये चीज होती थी अदा कदा जब मैं पूछ लेती थी। हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि वेस्टीज में पैसा है, क्योंकि मैंने उत्तम सर को भी देखा था, वो स्कूटर से चला करते थे, पुरानी सेकेंड हैंड कार थी, उनके पास भी 2-2 गाड़ियां आ गई। सुरभि को भी मैंने देखा था यार, स्कूटी पैर से चला करती थी, इसके पास भी गाड़ी आ गई टाटा बोर्ड। अब यार ये मेरे हस्बैंड पैसा लेना बंद कर दिए। उत्तम सर भी गाड़ी जो हमारी कॉलोनी में रहते थे उनका ये चेंज आ गया, सुरभि का ये चेंज आ गया। पैसा तो लगता है वेस्टीज में आता है, ये विश्वास मुझे हो गया था, लेकिन मेरे को ये बिजनेस करना है ये मैं स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। और इस बीच में हमारे यहाँ एक और फरिश्ते का आना हुआ। पहला उत्तम सर आए थे, अब दूसरा एक और फरिश्ते का आना हुआ, जिन्हें सब लोग कहते हैं मैजिकल मैन, ऑनरेबल विवेक कुमार सक्सेना। आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं आते मेरे घर में तो मैं वेस्टीज में फिर नहीं आती। मैं हस्बैंड की सुनने को तैयार नहीं थी, उत्तम सर तो मुझे कहते भी नहीं थे, वो पहले ही सोचते थे कि भैया अपने भौकाल में रहती हैं, क्या इनसे बात करें। मैं सुनती नहीं थी, वो आए मैं भाग जाऊं, सभी लोग आए मैं अंदर भाग जाऊं, मैं चाहे ना पूछूं किसी को कि मैंने कहा ये लोग वैसी छेड़ेंगे, कौन पचड़े में पड़े। तो विवेक सर का आना हुआ, और जिस दिन वो आए मैं उनसे मिलना नहीं चाहती थी। फ्रेंड्स मैं क्यों बता रही हूँ समझिएगा, आप भी अपने से कोरिलेट करिएगा। मेरे घर में उनका आगमन, एक भले ही मैंने कह दिया था ठीक है आ जाए, लेकिन वो बहुत अनचाहा था। मेरे हस्बैंड ने कहा मैंने ऐसे सर को इनवाइट कर लिया है नाश्ते पे। मैंने कहा मुझसे पूछा था, संडे का दिन था, मैंने कहा मुझसे पूछा था, मालूम नहीं है संडे को मैं कितनी बिजी रहती हूँ।
तो उन्होंने कहा ठीक है कोई नहीं, तुम बिजी रहती हो, तुम जाओ, मैं देख लूंगा। वो जानते थे ट्रम्प कार्ड है, ऐसा इमोशनल कार्ड फेंको तो ये मान जाएगी। तो हमने कहा अच्छा चलो बोलो, तो आ रहे हैं तो कितने लोग रहेंगे? तो बोले भाई देखो ये नहीं पता उनके साथ कितने लोग रहेंगे, मान के चलो 3 4 5 लोग रहेंगे। हमें गजब हाल है, ये क्यों नहीं पता कितने लोग रहेंगे। मतलब ये सब कहानी किस्सा हुआ, अनचाहा था। विवेक सर फाइनली आए, ब्रेकफास्ट की जगह लंच तक आए और मेरा गुस्सा बढ़ चुका था क्योंकि ब्रेकफास्ट कह के लंच तक आ रहे हैं, बताओ हद ही हो गई। मतलब क्या मतलब इस तरीके से। तो वो जान रहे थे कि तो विवेक सर है, हमारे लिए विवेक सर है, तो मतलब तो कौन से हमारे घर में आके पैसा दे देंगे? बोले 8 लाख रुपए कमाते हैं। उस समय सर की अर्निंग 8 लाख रुपए महीना थी, है ना। वेंटो है उनके पास, मर्सिडीज। मैंने कहा यार वेंटो होगी, मर्सिडीज होगी, अपने को क्या लेना देना है, हम भी चलते हैं ऑल्टो से। ठीक है, मतलब होगी तो उनकी मर्सिडीज, मेरी तो नहीं हो जाएगी ना। अगर वो 8 लाख कमाते तो हम भी 1 लाख कमाते, उनके 8 लाख से वो 1 लाख हमको तो नहीं दे देंगे। तो बड़े में अपने उसमें रुआब में थी। मैंने कहा तो ज्यादा ना बोलो भाई। तो खैर उन्हें भी था कि मिलवाना है यार, हर हाल में तो चुप ही रहो। खैर सर आए, सर का होमवर्क बहुत बढ़िया था। सर जानते थे ये गवर्नमेंट टीचर है और अब मैं स्पोकन इंग्लिश की बजाय ट्यूशन पढ़ाती थी। तो जब उसमें भी मैं इतना ही लगभग कमा लेती थी, 60-70 हज़ार रुपए कमा लेती थी। मैथ्स, इंग्लिश, साइंस ये मेरे सब्जेक्ट बहुत सॉलिड हैं, जिससे अच्छा कमा लेती थी। तो सर ने मेरे से पूछा मैडम आप गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं? मैंने कहा हाँ। तो बोलिए हैप्पी? मैंने कहा या अच्छा झूठ बोलना अपनी फितरत है, जो बोलेंगे सच बोलेंगे। तो उन्होंने कहा हैप्पी। मैंने कहा या एज सच। उन्होंने कहा मतलब? तो मैंने कहा मतलब एट द एंड ऑफ द मंथ सैलरी आती है। ठीक है बढ़िया है। तो बोले अभी बोले लेकिन आप मेहनती बहुत है। मैंने कहा हाँ ठीक है, मेहनत तो करनी ही है अगर आपको कुछ करना है तो बोले आप रावत साहब की मदद नहीं करती? तो मैंने कहा सर असल में टू बी वेरी फ्रैंक, ये बिजनेस को अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। ये कॉमन सेंटेंस है, जनरली लोग बोलते हैं मेरे जैसे टाइप के लोग। मैंने भी यही बोला दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, मेरे बस का नहीं है, ये कर लेंगे, ये इनकी सेल्समैन स्पिरिट बहुत अच्छी है, ये कर लेंगे। तो उन्होंने कहा मैम बट ऐसा क्यों? मैंने ट्रूली स्पीकिंग, मैं ना मम्मी पापा को कभी मैंने वो बात नहीं कही जहाँ मुझे ना सुनने को मिल जाए, और यहाँ पर ना सुनने को मिले, ये अपने बस की बात नहीं है। जाएं और उसे कहें और फिर दूसरा कोई ना कहे, ये अपने बस की बात नहीं है। फ्रेंड्स आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका ध्यान कहीं भी है तो अपने आप को इस लाइन पे फोकस करिएगा, क्योंकि ये वो लाइन है जिसने मेरे को इस बिजनेस में लाया, जिसने मेरी सोच में परिवर्तन किया। सर ने कहा मैडम आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसी ना सुन लेनी चाहिए जिससे आपको अपनी बेटी को कभी पैसों की वजह से ना कहनी पड़े। मैं रिपीट करूंगी, कुछ ऐसी ना सुन लेनी चाहिए जिनकी वजह से अपनी बेटी को कभी भी आपको पैसों की वजह से ना कहना पड़े। फ्रेंड्स तालियां बजती हैं इस लाइन पे, कारण बताती हूँ, क्योंकि आज यही लाइन थी। मैं इतनी मेहनत करती क्यों थी? क्यों मैं सुबह से लेकर शाम तक काम करती थी? बहुत सारे सरकारी स्कूल के टीचर हैं जो आकर घर में कुछ भी नहीं करते, आराम फरमाते हैं। मैं आकर क्यों जितनी मेहनत मैं स्कूल में करती थी उससे ज़्यादा मैं ट्यूशन में करती थी, ताकि मेरे परिणाम अच्छे आए, मेरे पास बच्चे अच्छे आए, मैं फीस ज़्यादा चार्ज कर सकूं। क्यों? क्योंकि मुझे अपने घर में सपने पूरे करने थे अपने बेटी के, मुझे कभी ना नहीं कहना था उसे। यही तो कारण था जो मैं इतनी मेहनत करती थी। और जब सर ने ये लाइन कही तो मुझे जैसी एक रोशनी सी मिली, क्योंकि मुझे ये मालूम था कि आने वाले समय में ये 1 लाख रुपए कुछ नहीं होंगे, क्योंकि उस समय भी पैसा बैंक में कुछ बचता ही नहीं था, कुछ भी नहीं बचता था, सारा खर्च हो जाता था, उल्टे कम पड़ता था। तो मुझे मालूम था अभी तो मेरी बेटी 7th में है, आगे क्या होगा 1-2 साल बाद, कहाँ से पूरे होंगे? इतना विजन मेरा क्लियर था। बस मुझे ये भरोसा नहीं था कि मैं वेस्टीज
कर सकती हूँ। फ्रेंड्स, जब सर ने ये कहा, मैंने कहा सर अगर ऐसी बात है तो फिर डन। और फ्रेंड्स, वो दिन मेरी जिंदगी में एक बदलाव का दिन आया। मैंने वेस्टीज को उस समय अपने ट्यूशन्स के साथ, नौकरी के साथ, अपने हस्बैंड के साथ मिलकर करना शुरू किया। लेकिन 2-3 महीने में मुझे समझ में आया ये इतना सब कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि समय बहुत कम बचता था मेरे पास, 1-1.5 घंटा। तो मैंने ट्यूशन्स को बवाई किया और वेस्टीज करना शुरू किया। शुरू में मुझे नुकसान हुआ ज़रूर, लेकिन उसके परिणाम अच्छे आए। और फिर हमारी पहली गाड़ी आई। अच्छा, तब तक गोल्ड का लेवल था, जब तक मैं बिजनेस में नहीं आई थी गोल्ड डायरेक्टर का लेवल था। फिर बिजनेस में आई, अक्टूबर 2016 में हमारा लेवल डायमंड डायरेक्टर का हुआ। अप्रैल 2017 में हमारी पहली कार आई। सर आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। हाँ, ये पहली कार आई हमारी। विवेक सर भी आए थे। एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे आपकी खुशियों में सब लोग खुश होते हैं, जलते नहीं हैं, खुश होते हैं। आपकी तरक्की से लोग खुश होते हैं और अपने सपनों को भी बुनना शुरू कर देते हैं। फ्रेंड्स, आज ये गाड़ी दिल्ली में है। मेरी बेटी इस गाड़ी से चलती है, उसके पापा की ड्रीम का उस समय पहली कार थी और आज उसे वो चलाती है दिल्ली में। देन हमारी दूसरी गाड़ी मात्र 2 महीने 3 महीने के डिफरेंस में आई, क्विड। ये दूसरी गाड़ी आ गई, क्योंकि पावर आ गई हमारे पास, पे आउट बढ़ रहा था, तब ऑलरेडी सब कुछ मैनेज हो रहा था। फिर तीसरी गाड़ी भी आई। फ्रेंड्स, ऑडी, ये मेरी बेटी ने एक बार अपने पापा को व्हाट्सएप किया था ना, हम दोनों को ही, कि हम दोनों बाहर थे, कि कब आ रहे हो। तो हमने कहा जैसे ही खत्म होगा आएंगे। तो बोले इससे आओ तो जाने। व्हाइट ऑडी की फोटो भेजी और उसने कहा इससे आओ तब जाने। तो संजय ने जवाब दिया हाँ ये भी जल्द ही हो रहा है। फ्रेंड्स, जब मैंने कार बुक करी थी तो मैंने सोचा था येलो कार लूंगी, लेकिन जिस डेट में लेनी थी तब तक येलो कार आ नहीं पाई। येलो मेरा फेवरेट कलर है और मुझे शौक था, तो येलो आ नहीं पाई। और बाद में मुझे एहसास हुआ कि वाइट ही क्यों आई, क्योंकि मेरी बेटी ने उस समय यही कार की फोटो भेजी थी वाइट कलर में। फ्रेंड्स, एक ऐसा बिजनेस, मेरे हस्बैंड 2017 में दिसंबर में नहीं रहे। दिसंबर 2017 में हाईएस्ट पे आउट तब तक का उनका था 89,000। वो 10 तारीख को वेस्टीज में पे आउट आता है। उसी दिन एक सेमिनार के दौरान एक अपने किसी लीडर से बात करते हुए कि उसकी नेक्स्ट कार कौन सी आ रही है, बात करने के दौरान ही उनका हार्ट फेल हो गया। कर्म भूमि पर ही वो गए, ये भी ईश्वर का वरदान रहा। और अपने पीछे एक लेगेसी छोड़ गए, जिस लक्ष्य के साथ, जिस गोल के साथ, जिस एम, जिस चाहत के साथ उन्होंने बिजनेस की शुरुआत की थी कि वो इस दुनिया में ना भी रहे तो भी उनकी फैमिली के सपने पूरे होते रहे। फ्रेंड्स, उनकी बेटी के सपनों की कार मार्च 2019 में आई। 7 साल लगभग बीते थे उनकी डेथ को, और उसके बाद अपनी बेटी का सपना वो इस दुनिया में ना रहने के बावजूद पूरा कर सके। फ्रेंड्स, ये ताकत है, ये समझना है हम सबको क्यों करना है वेस्टीज, क्यों करना है और सही समय पर डिसीजन लेने के क्या परिणाम होते हैं। मेरे हस्बैंड ने सही समय पर डिसीजन लिया, टाइम बर्बाद नहीं किया, तुरंत एक्शन मोड में आए, जिसका परिणाम ये रहा। फ्रेंड्स, 89,000 का पे आउट छोड़कर गए थे। बढ़ते वो हाईएस्ट पे आउट वेस्टीज से मेरा 4,47,000 तक पहुंचा। बहुत कुछ मिला इस बिजनेस से, जीवन बदला, सपने पूरे हो रहे हैं, बहुत सारे लग हो चुके हैं। फ्रेंड्स, सबसे बड़ी उपलब्धि मैं अगर कहूँ तो जब भी मैं अपनी ये स्काला कार देखती हूँ तो मुझे मेरे हस्बैंड का वो चेहरा याद आता है। जब वो गाड़ी में बैठते थे तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट उनको फील होता था कि यार ये मेरी मेहनत की कार है,
एक ऐसा व्यक्ति जो 9 साल तक अपनी बीवी के पैसों पर निर्भर था, 9 साल तक, जिसके घर के खर्चे उसकी वाइफ पूरा करती थी, वो व्यक्ति अपनी खुद की कार खरीद सका। वो भी कार भी 2, 4, 5 लाख की नहीं, 12 लाख की रेनो की कार उसकी पहली कार थी। फ्रेंड्स, ये है अचीवमेंट। फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड जो 9 साल तक मुझ पर निर्भर थे, आज उनकी टीम में सर नेक्स्ट फॉरेन ट्रिप जो मैं अपनी कमाई से तो ना कर सकती थी ना कर पाती, उनकी वजह से ये फॉरेन ट्रिप्स हुई। और उत्तम सर, सभी मैम, दीपक सूसर, आप सोचिए, देखिए मेरा अधिकारी जो मुझसे कुछ भी खास ऊपर नहीं है, वो कभी ऐसे बात नहीं करता। जहाँ हमारे मैनेजमेंट हम लोगों के साथ हमेशा रहते हैं, सर नेक्स्ट करते जाइए। हाँ, आसमान की सैर कराई, पानी के अंदर की सैर हुई इस प्रेस्टीज में आकर, बहुत सारी क्रूज ट्रिप, मार्वलस, सुपर्ब, कहानियों में पढ़ा था, किताबों में था, पिक्चर में देखा था कि पानी के अंदर भी एक जहाज में घर होता है, शहर बसा होता है। मालूम नहीं था ऐसे किसी शहर का हिस्सा हम भी बनेंगे। वेस्टीज ने वो भी करा दिया बहुत ही जल्द। फ्रेंड्स, ये बहुत ही शानदार ट्रिप रही, मजा आ गया। ये सर है आशीष जी, सर आगे बढ़ाते गए। इस तरीके से फॉरेन ट्रिप्स हुई। अभी फिर जो फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई किया था, मेरी बेटी जा रही है उसमें। मैंने कहा इस बार बेटा तुम्हारे पापा का किया हुआ, स्टार्ट किया हुआ बिजनेस है, अभी तक उसने फॉरेन ट्रैवल नहीं किया है। दिस विल बी हर फर्स्ट ट्रिप, अगेन गिफ्टेड बाय हर फादर। उसके पापा का ये भी एक उपहार, उसकी गाड़ी उसके पापा का उपहार, उसकी फॉरेन ट्रिप उसके पापा का उपहार, यहाँ तक कि उसका जो सपना है एक वर्ल्ड क्लास टेनिस प्लेयर बनने का, वो भी मेरी 70,000 की सैलरी या ट्यूशन्स वगैरह अगर मैं करती रहती, लाख सवा लाख में, इतना तो पैसा हर महीने उसके ऊपर खर्च हो जाता है, बाकी खर्चे कहाँ से, वो भी उसके पापा का उपहार। फ्रेंड्स, ये सारी टीम का अचीवमेंट है। यहाँ मैं यही बताना चाह रही हूँ, 9 साल तक मेरे ऊपर निर्भर थे, आज उनकी टीम में लाखों कमाने वाले लोग हैं। इनमें से कुछ लोगों से आप सुरभि मैडम से आप मिल ही चुके होंगे। तो ये सारे, ये टीम जिसको नेक्स्ट करते जाइए, बहुत सारी पुरानी प्रेजेंटेशन तैयार है, ऐसी संख्या बढ़ती चली गई है बहुत सारी। तो ये सारे लोग हैं जो लाखों हजारों में आज अपनी अर्निंग कर रहे हैं। ये है उपलब्धि। आज मैं सरकारी स्कूल में टीचर हूँ, कितनों को लाख रुपए कमा सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ, लेकिन उनकी नौकरी की गारंटी, उनकी कमाने की गारंटी मैं नहीं ले सकती। लेकिन फ्रेंड्स, वेस्टीज में ये ताकत है कि जो हमारे साथ आता है उसके साथ हम गारंटी ले सकते हैं। वो कदम से कदम मिलाए, हम उसके साथ है। लखपति करोड़पति से हम बना कर रहते, इसकी गारंटी हम लेते हैं। फ्रेंड्स, ये सब संभव है, बस कुछ चीजों का पालन हमें करना पड़ता है। ये थी मेरी, ये देखिए, केवल हम ही नहीं चलते हैं अपनी सपनों की गाड़ी से, बल्कि हमारी टीम में भी लोग चलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 100 से ऊपर की संख्या है, जो लोग अपनी अपनी गाड़ियों से चलते हैं। ये अचीवमेंट है, रुकता नहीं है सफर, चलता रहता है, बढ़ता रहता है। आपके ना रहने पर भी लोग आपको आपके जन्मदिन पर याद करते हैं। 3 सितंबर अभी उनका बर्थडे था, सारी टीम उनको याद करी। क्यों? क्योंकि आज उनकी वजह से वो बिजनेस में है और अपने घर के, अपने परिवार वालों के सपने पूरे कर रहे हैं। ये देता है वेस्टीज, बहुत कुछ देता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे अचीवमेंट हैं। तो ये थी हमारी सक्सेस स्टोरी। जानना चाहेंगे ये सब कैसे मिला, क्या करा ऐसा वेस्टीज में? तो ये एक कंटिन्यूटी में, ओके, तो जानना चाहते हैं तो एक बार जोर की यस शर्त है, लेकिन मंजूर है? पहले मंजूर है? कितनों को मंजूर है भाई? ओके, तो मुझे बोल दीजिए मंजूर है। मंजूर है। फाइन। तो शर्त ये है कि लिखिएगा वही जिसका पालन करेंगे, लिखिएगा वही जिसको फॉलो करेंगे, वरना केवल स्क्रीन पे आने दीजिएगा, कोई फायदा नहीं है। पूरे दिमाग से सुनिएगा, कान से नहीं सुनना है,
कान तो अपने आप सुन लेगा, आंख अपने आप देख लेगी, जो भी कुछ होगा रास्ते में सब कुछ दिखाई देगा, पंखा लाइट जो भी कुछ रास्ते में होगा सब दिखाई देगा, कान भी सब कुछ सुन लेगा। लेकिन अगर आप इसी शोरगुल में पंखे की आवाज भी सुनना चाहेंगे वो भी सुनाई देगी। आपको सुनाई हर वो चीज देगी जो आप सुनना चाहेंगे। आपको केवल एक चीज सुननी है, यानी अपने दिमाग को वहां लगा के रखना है जो आपके जीवन को बदलेगा। तैयार है? यही शर्त है, अपने दिमाग को पूरी तरह यहाँ रखना है, यहाँ वहां से हटाकर। क्या बोला जा रहा है? बड़ी मेहनत से आप यहाँ पर पहुंचे हैं। अपनी इस मेहनत को, ये मेरी गुजारिश है, ज़ाया मत करिएगा, क्योंकि जो यहाँ पर दिया जा रहा है ये हमने फॉलो किया है और हर सफल व्यक्ति लगभग यही सब कुछ फॉलो करता है, इसीलिए वो सफल होता है। आप सब भी फॉलो करेंगे तो एक बात की गारंटी है। किस बात की? ध्यान से सुनिए। जो अभी मैंने आपको अपनी कहानी शेयर करी, राइट? उस कहानी के कुछ हिस्से में आपको ये समझ में आया होगा, मेरे जीवन में भी बहुत सारे चैलेंज थे। नहीं थे? हाँ, बहुत सारे थे, है ना? तो आपके भी जीवन में होंगे, राइट? तो मेरे जीवन में चैलेंज थे, आपके जीवन में चैलेंज है। मेरा कल जो था, ध्यान से समझिएगा, जो मेरा कल था, 2 व्हीलर वाला, अपना करना होना, बहुत सारे कई चीजों के साथ समझौता करना, वो हो सकता है आपका आज हो। करेक्ट है? करेक्ट है? तो अगर ये करेक्ट है फ्रेंड्स, तो ये भी करेक्ट है कि जो हमने किया मेरा आज वो है और कल आपका भी यही होगा जो आप इसे फॉलो करेंगे, इसकी गारंटी है फ्रेंड्स। ये है, ये आपके पास भी ऐसे ही सपने पूरे होंगे, लग्जरी कारें होंगी, अपना घर होगा, सुकून होगा, शांति होगी, इस बात की 100% गारंटी है। चलिए, टीचर हूँ इसीलिए पता नहीं क्यों ABCD याद आ जाता है, इंग्लिश का सब्जेक्ट भी रहा है। ये अलग बात है, मुझे अपनी मातृभाषा से बड़ा प्यार है और उतनी स्ट्रॉन्ग मेरी मातृभाषा भी है। क्या है? भाषा से हटती है ABC ऑफ सक्सेस। सक्सेस के लिए क्या ABC है, यानी बेसिक क्या है किसी भी सफलता के लिए। सफलता, जो इंसान अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सफल होता है वो काफी हद तक अपनी व्यक्तिगत लाइफ में भी सफल होता है। सफलता के नियम लगभग समान होते हैं, वो बदलते नहीं हैं। अगर आप उनका पालन दोनों जगह वैसे ही करते हैं, चाहे आपकी व्यक्तिगत लाइफ हो, पर्सनल लाइफ, या आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी व्यावसायिक लाइफ, आपका जीवन दोनों तरह से सफल हो अगर आप इन नियमों का पालन दोनों जगह करते हैं। जो लोग केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सफल हैं और अपने व्यावसायिक जीवन में सफल नहीं है, क्यों? क्योंकि वो वहां इसका पालन नहीं करते। या कुछ लोग अपने प्रोफेशनल लाइफ में सफल होते हैं लेकिन पर्सनल में नहीं, क्योंकि वो वहां इसका फॉलो नहीं करते। लेकिन अगर आप इन नियमों का पालन अपने जीवन में कर लें, इनका हिस्सा बन जाएं, रचा बसा लें अपने आप को इसमें, तो आप अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता की ऊंचाइयां निश्चित छुएंगे। तो चलिए जानते हैं ए में। ए क्या है? What is A for success? A में पहली चीज जो आती है वो है एटीट्यूड। आपका दृष्टिकोण क्या है, नजरिया क्या है, कैसा नजरिया है अपने रिश्तों के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, अपने सराउंडिंग्स के प्रति। क्या आप हमेशा खामियां खोजते हैं? क्या आप उनमें कुछ अच्छाइयां खोजते हैं? आपका दृष्टिकोण सकारात्मक है कि आपका दृष्टिकोण नकारात्मक है? आप किस तरफ देखते हैं? आप समस्याओं की तरफ देखते हैं कि आप उन समस्याओं के समाधान की तरफ देखते हैं? बारिश तो हो रही है, सबके लिए हो रही है, क्या दुनिया रुक गई? आप लोग भी आए हैं, तो आपका नजरिया कैसा है? बारिश हो रही है, नेक्स्ट व्हाट? अगर आपका दृष्टिकोण इस तरह का है कि चलो ये समस्या है, अब इसका समाधान ढूंढा जाए, कैसे किया जाए, तो समस्या को आपने बस 1 सेकंड को देखा ताकि उसका समाधान निकाल सके। तो अगर आपका नजरिया ऐसा है तो आप सफलता के पहले चरण की तरफ बढ़ चुके हैं। समझ के रखिए, इंसान बदलता है तब उसका जीवन बदलता है।
बिना इंसान के बदले, बिना इंसान के बेहतर हुए जीवन बेहतर हो ही नहीं सकता। भविष्य बनाना हमारे अधिकार और हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये हाथों की रेखाएं बदल सकती हैं। कब? जब हमारी आदतें बदलती हैं, जब हम बदलते हैं, जब हमारी अच्छी आदतें होती हैं, सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, हर काम को समय पे करना, टालने की आदत ना होना, फोकस होना, जब ये सारी चीजें हमारे अंदर आती हैं, जब हम एक बेहतर इंसान बनते हैं, देने वाले इंसान बनते हैं, तब हम एक बेहतर जीवन की तरफ आगे बढ़ पाते हैं। तो ये हुआ पॉजिटिव माइंडसेट। हमेशा चाहे जो परिस्थिति आ जाए, कुछ भी आपको लग रहा है कि अरे इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, तो भी आप उतने ही शांत भाव से उसके समाधान की ओर सोच सके, तब आपका माइंडसेट पॉजिटिव है। अगर किसी ने आपसे, अगर हम अपने बिजनेस की बात से कहें, किसी ने अगर आपसे कुछ भी, आपको कोई चैलेंज आया, यार लोग तो आ ही नहीं रहे हैं, लोगों से कहा, आप डिमोरलाइज हो जा रहे हैं, तो माइंडसेट पॉजिटिव नहीं है। हर चीज में नेक्स्ट व्हाट, इसका हल क्या है, इसका हल क्या है, इसको कैसे किया जाए। व्हेन यू फोकस ऑन द सॉल्यूशन, देन यू ग्रो। जब आप फोकस करते, दैट इज व्हाट इज पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट का होने का मतलब सिर्फ एक है, फोकस ऑन सॉल्यूशन, फोकस ऑन रेमेडी। आपका ध्यान सिर्फ समाधान की तरफ हो, बेहतरी की तरफ, तब आपका पॉजिटिव है। बिग थिंकिंग कितनों के पास है? बड़ी सोच सभी के पास है? यस चलिए टेस्ट कर लिया जाए। यस कर लो। कितने लोग विदेश जाना चाहते हैं? लगभग सभी। आप नहीं जाना चाहते? देश से प्यार है। अच्छा, देश में घूमना जानते हैं, चाहते हैं ना? चलिए कोई नहीं, कुछ और शौक होंगे। तो लगभग सभी लोग जाना चाहते हैं, है ना? देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं। कितनों के पासपोर्ट बने हैं? बाकी लोग समझिएगा, समझिएगा। तो अगर आपको मालूम, आपकी चाहत है कि मुझे विदेश जाना है और आपका पासपोर्ट नहीं बना है, तो वो फिर चाहत है, सोच नहीं है, वो कभी भी पूरी नहीं होगी। चलिए एक और, तो अब अभी से शुरू करते हैं बिग थिंकिंग की प्रैक्टिस। सोच के देखिए, जिनका उससे ज्यादा का पे आउट है उनके लिए नहीं कह रही, वो उससे बड़ा सोचेंगे। सोच के देखिए कि अगले महीने 10 तारीख को जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन है वो, या जो नहीं ज्वाइन है वो भी सोच लें, ज्वाइन करने के बाद उनका पे आउट 5 लाख रुपए ट्रांसफर हो जाए। सोचिए, सोच रहे हैं? यस सोच रहे हैं ना? सोचिए 5 लाख ट्रांसफर। एक बार आंख बंद करके सोच लीजिए, मेरे साथ साथ सोच लीजिए। उसके अगले महीने भी 5 लाख हो जाए, न अक्टूबर में आ गया 5 लाख, नवंबर में भी 5 लाख आ गया, दिसंबर में भी आ गया 5 लाख, जनवरी में भी आ गया। वाह, 5 लाख रुपए हर महीना अकाउंट में ट्रांसफर। कैसा लगेगा? सुपर। कैसा लगेगा? वाह 2-4 लोग की आवाज आ रही है, कैसा लगेगा? वाह और इस दौरान अगर कोई आपके घर का व्यक्ति आकर आपसे बड़े प्यार से कहे, हाँ सुनो, या पापा मम्मी या कोई अपने हस्बैंड, कोई भी आकर, या बेटा बड़े प्यार से बार बार बोले, तो बहुत प्यार से लोग क्या बोलते हैं जब उनकी कोई ना कोई जरूरत फरमाइश हो। हाँ बिल्कुल सही मैडम, कोई ना कोई फरमाइश हो तो आप झटकोगे, आप कहोगे हाँ बोलो बोलो क्या है, बताओ क्या चाहिए, है कि नहीं? यस टेंशन में नहीं होगे No. कि अरे यार बड़ा प्यार से बोल रहा है, क्या चक्कर है? आप कहोगे हाँ बोलो बोलो क्या चाहिए बताओ। तो सोचिए, सोचना शुरू करिए, विश्वास करना शुरू करिए। बिग थिंकिंग, जहां तक आप सोच सकते हैं वहां तक आप पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने जब एक्टिवा की चाह की, एक्टिवा पाई। जब मैंने लगा कि 10-12 लाख की कार ला सकते हैं, 10-12 आई। जब ऑडी सोची तो ऑडी आ गई, और इसके आगे करोड़ की कार सोच रही हूँ तो करोड़ की कार भी निश्चित रूप से आएगी।
is on the way, friends. फ्रेंड्स समझिए, जहाँ तक आप सोच सकते हैं वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, ये अपने आप एक बहुत बड़ा सच है। मेरे हस्बैंड इको स्पोर्ट की फोटो लगाते थे, जिस समय मुझे नहीं लगता उनका 10,000 का पे वेस्ट चीज से आता था, और उसे देख देख के बड़ा मुस्कुराते थे। हाँ, जब मुस्कुराते तो मुझे बड़ी गुस्सा चढ़ती थी, कसम से गुस्सा चढ़ती थी और हंसी भी आती थी उनके ऊपर। मैं कहती यार ये ऑल्टो मम्मी पापा की दी हुई, उसकी जब साल में एक बार मेंटेनेंस होती है और 20-25 हज़ार रुपए कहीं इधर उधर बाई चांस लगने होते हैं तो हालत खराब हो जाती है। माँ बाप की दी हुई उसमें हालत खराब हो जाती है, और तुम इको स्पोर्ट देख के। तो मैंने कहा आ रही है क्या? तो कहते थे हाँ आ रही है। मैंने कहा कहाँ निकल गई शोरूम से? कहते हाँ बस समझ लो निकल गई, आ रही है। आप सोचिए, वो विश्वास, वो सोच, वो विजुअलाइजेशन, और आज घर में 3-3 गाड़ियां हैं। फ्रेंड्स, मैं कभी लोगों के घरों में जब 2-2, 3-3 गाड़ियां खड़े देखती थी तो मैं सोचती थी यार क्या गजब की जिंदगी है। सही है, कोई एक गाड़ी लेके, हर मेंबर के लिए अपनी अपनी गाड़ियां हैं, सब लोग अपनी गाड़ी, कोई किसी पे वो नहीं, सब अपनी गाड़ी लेके चल देते हैं, सब अपनी गाड़ी लेके चल देते हैं। आज देखिए हमारे घर में खुद है। तो जहां तक अगर आपको वाव फीलिंग आती है ना किसी के घर देख के, किसी की लाइफस्टाइल देख के, ये आता है काश मेरी भी जिंदगी ऐसी होती, और क्या जिंदगी है इनकी यार, असल मायने में जिंदगी तो इन्हीं की है। तो मालूम है आपको किन लोगों की जिंदगी वाव बनती है, किन लोगों की जिंदगी देखकर काश हमारी भी ऐसी। वो बहुत मेहनत करते हैं, वो सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करते हैं। आपने भी सही प्लेटफॉर्म का चुनाव किया है, बस इस प्लेटफॉर्म को आपको वो सब कुछ करते जाना है जो ये प्लेटफॉर्म, ये सिस्टम आपसे कहता है। करते जाइए और अपनी बड़ी सोच को साकार करते जाइए। सर नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ए पे। ये सिस्टम हमसे क्या कहता है? अकाउंटेबल बनिए, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आज नौकरी करती हूँ, हमारे पास मैं सबसे पहला काम अपने स्कूल में जाकर क्या करती हूँ? पहली बात तो मैं टाइम से पहुँचती हूँ, हमें 7:45 पहुँचना है। मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, पार्ट टाइम में वेस्टीज करती हूँ। आप समझिएगा, मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, पार्ट टाइम में वेस्टीज करती हूँ। जब मैं बिजनेस में आई तो गोल्ड डायरेक्टर का लेवल था, उसके बाद डायमंड डायरेक्टर बने, और जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई उसके बाद क्राउन बने, उसके बाद यूसीडी का लेवल हुआ। समझिएगा मेरा क्या कहने का मतलब है कि उतने नेटवर्क उसके बाद खड़े हुए। पार्ट टाइम में काम करके, पार्ट टाइम में काम करके, जब पार्ट टाइम एक्चुअली सीरियस पार्ट टाइम होता है, और फुल टाइम भी अगर फुल टाइम नाम का है तो कोई फायदा नहीं है। तो जरूरत है आप जो भी काम करिए रेगुलर करिए। चलिए आगे आती हूँ अकाउंटेबिलिटी पे, भटकती नहीं हूँ। अकाउंटेबिलिटी, मैं स्कूल जाती हूँ 7:45 पहुंचना है तो 7:45 पहुंचना है, उसके बाद आप लेट हो जाएंगे, 2:30 बजे तक रहना है तो रहना है। तो ये अकाउंटेबिलिटी है। स्कूल पहुंचने के बाद प्रेयर होनी है तो होनी है, फिर अटेंडेंस, प्रेजेंट, एब्सेंट मार्क होने हैं। अरे एब्सेंट है भी तो क्या मतलब है, क्यों उसे मार्क करते हैं? क्यों मार्क करते हैं कि इतने आज बच्चे एब्सेंट हुए, इतने गर्ल्स एब्सेंट हुए, इतने बॉयज एब्सेंट हुए? क्यों मार्क करते हैं? डेटा है, इससे निकाला जाता है। हमें कहा जा रहा है तो हम कर रहे हैं, नौकरी है ऐसा कहा जा रहा है, कर रहे हैं। जब बिजनेस की बात आती है, ये ऐसे बहुत तमाम डेटा है जो हम रोज तैयार करते हैं। जब बिजनेस की बात होती है, ईमानदारी से मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, अपने आप को जवाब दीजिएगा। कितने लोग अपने ऐसे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, कस्टमर रिकॉर्ड, कि मेरे ये रेगुलर कस्टमर्स हैं। बिजनेस में एक्टिव नहीं है, हाँ वेरी गुड सर, लेकिन आप ईमानदारी से खुद को जवाब दीजिएगा कि कितने लोग कस्टमर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं कि ये मेरे रेगुलर कंज्यूमर हैं इन प्रोडक्ट्स के, या ये मेरे कंज्यूमर इन प्रोडक्ट्स के हैं लेकिन यहाँ ये भी जा सकते हैं। कैसे कोई इतने लोग मेरे कंसिस्टेंसी ऑफर में हैं, कभी थे ये अब नहीं है। इस तरीके से कितने लोग ये रिकॉर्ड सकते हैं। सेमिनार में पहले ये गेस्ट आया करते थे, ये सब मिस हो गए, ये नए गेस्ट आने हैं। इस तरीके के कोई भी रिकॉर्ड कितने लोग रखते हैं भाई, ट्रेनिंग है कितने लोग रखते हैं, ये अपने आप को जवाब दीजिएगा। बिजनेस में कितने सफल हैं कितने असफल हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर असफलता मिल रही है तो क्यों मिल रही है, अगर लेट सफलता मिल रही है तो क्यों मिल रही है। सारा आंसर यही है।
एक छोटी सी दुकानदार भी, छोटी सी दुकान वाला भी अगर ये नहीं रखता कि मेरा ये सामान खत्म होने वाला है या इस नए प्रोडक्ट की डिमांड है, वो दुकान भी बंद हो जाती है या कभी आगे नहीं बढ़ती। पर हम चाहते हैं कि जहां से हम सपने पूरे करें वहां कुछ भी रिकॉर्ड मेंटेन किए बिना हम अपने सपने पूरे कर लें। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत है। बिजनेस सरल तो है लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं। हार्ड वर्क मांगता है, अकाउंट्स रखना मांगता है। ये दिमाग में रखे हुए अकाउंट नहीं चलते, कहीं नहीं चलते। सारे लिखे हुए अकाउंट ही रिजल्ट देते हैं। ये आपको रखने पड़ेंगे। ये अकाउंटेबिलिटी किसी अपलाइन को नहीं देनी है। देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले खुद को दीजिए। कितने ईमानदार हैं आप अपने काम के प्रति, खुद को दीजिए। अपनी मीटिंग्स की लिस्ट छूट गई इसमें रिकॉर्ड रखने में। आपने कितनी मीटिंग्स करी? हम लोग अपने रजिस्टर में नंबर ऑफ वर्किंग डेज मेंटेन करते हैं, उसका क्या इतना लेना देना, लेकिन करते हैं। सिस्टम है, कहाँ जा रहा है, कर रहे हैं, पूछते भी नहीं है क्यों है। नौकरी में यहाँ जबकि इसका पूरा रिजल्ट आएगा कि भाई जब मीटिंग ही कर रही है जितनी, उसी के हिसाब से आउटकम आएगा। जितनी मीटिंग, सीधी सी बात है, ज्यादा मीटिंग ज्यादा लोग ज्वाइन होंगे, कम मीटिंग कोई भी ज्वाइन नहीं होगा। कम मीटिंग कोई ज्वाइन नहीं होगा, कोई नेटवर्क में बढ़ोतरी नहीं होगी। कुछ आएंगे तो कुछ जाएंगे भी तो। इसलिए केवल एक ही रूल है, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स। दैट इज द ओनली रूल, राइट। तो ये हुई आपको रिकॉर्ड रखना। और ये सेल्फ एनालिसिस, अपनी एनालिसिस करनी है, खुद की करनी है। फॉलो अप लोगों का करने से पहले खुद का फॉलो अप करिए कि आप कितना सिस्टम फॉलो करते हैं। क्या वाकई कंज्यूमर है, क्या वाकई कंज्यूमर है। मैं आपको बताऊं, चलिए इसी बहाने सर मेरा पर्स होगा ना, मैं कितने सप्लीमेंट खाती हूँ। मैं पूरी तरह हेल्दी हूँ, मुझे कोई भी बीमारी नहीं है, बट मैंने बीमारियों को देखा है। मैंने अपने घर में बीमारियों को देखा है और मैं किसी भी तरीके की, मैंने कहा ना मेरा एक सिद्धांत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और हमारे सप्लीमेंट्स इसी सिद्धांत पे काम करते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव पर काम करते हैं हम। और हम इतने सुंदर प्रोफेशन में हैं, इतने शानदार प्रोफेशन में हैं, जिसे मैंने विवेक सर के मुंह से सुना है कि वो हमेशा से चाहते थे एक ऐसा प्रोफेशन जिसे ईश्वर का प्रोफेशन कहा जा सके। और ईश्वर का प्रोफेशन यानी ईश्वर जो काम करता है, ईश्वर क्या काम करता है? ईश्वर देने का काम करता है। ईश्वर लोगों को स्वस्थ करता है। एक हेल्प, एक सेकंड थोड़ा सा मेरे को सप्लीमेंट देने की। देखिए मैं आपको बताती जाऊंगी मैं अभी कौन कौन से सप्लीमेंट खा रही हूँ। कंबाइन है, आप अपने हाथ में ले लीजिए, मैं लेती जा रही हूँ। देखिए ये है कॉम्बाइटिक, ठीक है, ये है शतावरी, ये है कोएंजाइम Q10। हार्ट की बीमारी देखिए, मुझे हेल्दी रहना है, हार्ट और लंग्स को हेल्दी रखना है। कोएंजाइम Q10 ये मैं रेगुलर खाती हूँ। अभी इधर मैंने चेंज ऑफ सीजन है, करक्यूमिन खाना भी शुरू किया है। ये है दो रेस्पो केयर, ये है क्रिल ऑयल, है ना। ये अभी फिलहाल इसमें तुरंत निकले हुए में ये अलग से सप्लीमेंट दिख रहे हैं सर। ये मैं खाती ही खाती हूँ, या आज नहीं खा रही हूँ, ये मैं लेकर चली हूँ ताकि मेरी डोज मिस ना होने पाए दोपहर वाली, राइट। तो ये इसमें हार्मोन भी होगा सर, ये 11 ग्राम खाया मैंने। चलिए तो ये आपको, तो ये सारे मैं खाती ही खाती हूँ और ये खाना जरूरी है। मेरी एज का अंदाजा तो लग ही गया होगा, बता दूं मैं 47 की हूँ, बेटी मेरी 20 साल की हो चुकी है, मैं 47 साल की हूँ, अगले 3 साल में 50 टच कर लूंगी। फ्रेंड्स, हमारे सप्लीमेंट हमको हमेशा यंग बना के रखते हैं। मेरे स्कूल में सब लोग ये कहते हैं यार तुम्हारे पास कितनी एनर्जी है, मैं कहती हूँ खा लो,
तो कुछ कंज्यूमर बन गए हैं उसमें से। तो फ्रेंड्स, ये ज़रूरी है कि आप अपनी एनालिसिस करिए, और एनालिसिस इस बात की भी है, कितने बढ़िया कंज्यूमर आप हैं। हाँ, दूसरों को केवल राय देते हैं कि खाइए और स्वस्थ रहिए, कि आप खुद भी खाते हैं? नहीं, अभी तो कोई खास दिक्कत है नहीं। तो चलो, अपलाइन कहता है तो यदा कदा याद आ जाए तो एक आध सप्लीमेंट खा लो, या कहा गया मीटिंग में सामने खाओ, तो चलो भैया उस समय एक आध दो खा लेंगे जिस दिन मीटिंग होगी। तो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, अपने आप से ईमानदार रहिए। फाइन, चलो नेक्स्ट। बिलीफ, अब बी पे आते हैं, बिलीफ, विश्वास। यही तो है जो सब कुछ कराता है। Yes, yes. ईश्वर में आस्था। जब सब तरफ दरवाजा बंद होता है तो आदमी कहता है भगवान बचा ले। आस्था सब कुछ करवा सकती है। विश्वास और डाउट सब किए कराए पे पानी फेर सकता है। तो आपको बिलीव करना है। बिलीफ स्वयं पर। लाखों लोग कहें कि तुम कर नहीं सकते, लाखों लोग कहें आप जिससे मिलने जा रहे तेरे कुछ नहीं होने वाला, लाखों लोग, हजारों, लाखों, करोड़ों लोग कहें कि आप भैया कुछ नहीं होने वाला, तुम नहीं कर सकते कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो लाख कहते रहे कि आप नहीं कर सकते, कब तक फर्क नहीं पड़ेगा? जब तक आपका दिमाग खुद ये ना कहे कि आप नहीं कर सकते। अगर आपका दिमाग आपसे कह रहा है कि आप कर सकते हो, आपका दिमाग कह रहा है कि आपके अंदर सारी क्षमताएं हैं सब कुछ हासिल करने की, आप कर सकते हो और हर हाल में आप हासिल करके रहोगे। विश्वास रखिए, लाखों करोड़ों लोग कुछ भी कहते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप हासिल कर लोगे, आप निश्चित रूप से अपने सारे सपने पूरे करोगे। और लाखों लोग कहते रहे तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, Yes. लेकिन तुम्हारा दिल कहता है, आपका दिल कह रहा है कैसे होगा, बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, मेरे लिए नहीं हो पाएगा, कैसे हो पाएगा यार, पता नहीं कैसे ये लोग कह रहे हैं हो जाएगा। लाखों लोगों के कहने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप वाकई नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ आपकी सुनता है। मेरे कहने से, आपके अपलाइन के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके दिमाग, आपका विश्वास कहना चाहिए कि आप कर सकते हैं और आप कर लोगे। फ्रेंड्स, ये है जरूरत आपके विश्वास की कि आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली द सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम पर आपका भरोसा कि जिस प्रोफेशन को आपने चुना है, कितना प्राउड आप फील करते हैं कहने में। फ्रेंड्स, आज मुझे ये कहने में बहुत प्राउड फील होता है, एज ए टीचर मैं केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकती हूँ या दूसरों की बेहतर बनाने का प्रयास कर सकती हूँ, बट एज ए नेटवर्कर मैं लोगों के जीवन को बदलने की गारंटी ले सकती हूँ। आई फील प्राउड टू बी कॉल्ड माई सेल्फ एज अ नेटवर्कर। यस, आई एम अ नेटवर्कर। ये कहने में जिस दिन आपको प्राउड फील होगा, उस दिन आप सक्सेसफुल होंगे नेटवर्क मार्केटिंग में। जिस दिन आप दबे आवाज में कहेंगे या आप बताने में शर्माएंगे, हाँ करता हूँ मैं, कुछ आपको कुछ उसे टालेंगे, तब तक आप समझिए, भूल जाइए कि कुछ होने वाला है। कंपनी वेस्टीज इतना खूबसूरत जो अभी प्लेटफॉर्म हमें मिला है ना, संभव ही नहीं है। बेस्ट ऑफ बेस्ट आप कंपनी में आए हैं। इस कंपनी पे जब आपको विश्वास होगा, ऐसी कंपनी जिसका मैनेजमेंट सिर्फ देने में यकीन करता है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटर ग्रो करे, जिस कंपनी ने कोविड जैसे समय में जिन लोगों का टारगेट अचीव नहीं हुआ वहां उन्होंने पे आउट बांटे, ऐसी कंपनी के साथ आप हैं। ये बिलीव होना चाहिए, बिलीव इन योर कंपनी, इन योर टीम। अगर आप अपने अपलाइन को शक की निगाहों से देखेंगे, अपने डाउनलाइन को शक की निगाहों से देखेंगे, ध्यान रखिए शक का इलाज कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, और शक असलियत में कन्वर्ट हो जाता है। इफ यू, हर एक को जब आप शक की निगाहों से देखते हैं तो सामने वाला करने भी वही लगता है। तो विश्वास रखिए अपनी टीम के ऊपर, आपको निश्चित रूप से आपकी टीम लगातार बेहतरी की तरफ बढ़ेगी। एंड एज आई हैव शोन यू, प्रोडक्ट्स पे बिलीव, जितना ज्यादा आप प्रोडक्ट पे बिलीव करेंगे, आपकी रिटेलिंग बिजनेस सब कुछ बहुत तेजी से बढ़ेगा। सो नेक्स्ट, बिजनेस माइंडसेट। बिजनेस माइंडसेट, व्हाट इज बिजनेस माइंडसेट? जब मैं नौकरी करती हूँ तो मैं जॉब माइंडसेट के साथ करती हूँ।
यानी टाइम से जाना, टाइम से आना, रोज जाना, रोज आना, नौकरी की जो डिमांड है वो सब पूरी करना। बिजनेस क्या कहता है? अपना काम है, सपने पूरे होते हैं, तो जब मर्जी हो तब जाओ, जब मर्जी हो मत जाओ। आज बारिश है मत जाओ। नौकरी में कितने लोग बारिश होने पे नहीं जाते? सभी ठंडी है मत जाओ। नौकरी में कितने लोग ठंडी में छुट्टी मारते हैं? नहीं। गर्मी बहुत है, बाहर बहुत लू है, कैसे जाए? मैं बता रही हूँ, घर में एसी, गाड़ी में एसी, सब रहने का, तो हमारे प्राइमरी स्कूल में एसी मिलेगा? No. बात को समझिए, कहने का क्या मतलब है कि नौकरी करते वक्त आप हर विपरीत परिस्थितियों का हिस्सा बनने को तैयार है, जबकि मिलेगी क्या? सीमित आय। सपने पूरे नहीं होंगे, बिल्कुल क्लियर है। और एक और चीज समझिए कि जब हम नौकरी करते हैं, और बहुत बहुत बड़ी असलियत है, इसको समझिएगा। सन 2017 में अगर मान लीजिए ये मैं हूं, अगर ये बिजनेस है, ये वेस्टीज है, अगर मेरे को कुछ हो जाता, मुझे यस। सरकारी टीचर को सैलरी आती? No. नहीं। हेलो, No. समझिए, जब आप बोलेंगे तभी आपका दिमाग सुनेगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं सुन रहा दिमाग। अगर दिसंबर 2017 में मेरी डेथ हो जाती तो सैलरी आती? No. फ्रेंड्स, यही वेस्टीज है। मेरे हस्बैंड नहीं रहे, पैसा रुका नहीं, बढ़ा। Yes. 89,000 से 4,47,000 तक पहुंचा। गाड़ियां कम नहीं हुई, उल्टे गाड़ी 3-4 गुना वाले दाम की गाड़ी आ गई। यस। तो ये फर्क है। एक और फर्क समझिए, मैं वही हूं, जब मैं सरकारी टीचर हूं तो मैं केवल 70,000 कमाती हूं। मैं वही हूं, क्षमताएं वही है, प्लेटफॉर्म टीचिंग का है तो 70,000 कमा रही हूँ सरकारी टीचर। प्लेटफॉर्म वेस्टीज है तो ये 4,47,000 Yes. तक का भी पहुंचा, और आगे इसमें जीरो लगाइए। जब 400 से 4,47,000 पहुंचा, 400 से 4,000 पहुंचा, 40,000 पहुंचा, 4 लाख भी पहुंचा, तो ये 40 लाख भी पहुंचेगा। फ्रेंड्स, तो हमें प्रोफेशनल अप्रोच के साथ काम करना है, यानी जो हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, सिस्टम फॉलो करना है, जो हमारे बेसिक स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं वो सारे फॉलो करने हैं, और जो नहीं करना है वो भी नहीं करना है। दैट इज व्हाट इज प्रोफेशनल अप्रोच। प्रोफेशनल अप्रोच आप प्रोफेशनल ड्रेसअप मांगता है, जो आपकी यूनिफॉर्म होती है उसको मांगता है, आपको उस ड्रेसअप में रहना है। जो कुछ टूल्स आपको रखने हैं वो टूल्स आपको रखने हैं। आपको ये नहीं कहना है मेरी नौकरी लगी थी, 2 साल ट्रेनिंग करी थी, पैसा लगा था उसमें, जाने आने में फीस भरनी पड़ी थी, उसके बाद बस जब नौकरी लगी तो अपनी जेब से पैसा खर्च करके 60 किलोमीटर एक्टिवा से जाना, 60 किलोमीटर एक्टिवा से आना। पूरे महीने, 2-3 महीने बाद मेरी सैलरी लगना शुरू हुई थी, और वो 2-3 महीने की जो सैलरी थी वो भी 2 साल बाद मिली थी, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिला था। तो ये समझना पड़ेगा, नौकरी को नौकरी के तरीके से हम करते हैं। यहाँ पर हम 200 रुपए, लोग किताबों पे पैसे खर्च करते हैं कितना सीखने के लिए, यहाँ 200-250 रुपए सेमिनार में खर्च करते वक्त लोग सोच रहे हैं। तो यू हैव टू डेवलप दैट अप्रोच। आपके अंदर वो अप्रोच होना चाहिए सीखने के लिए, सीखना है। और ऑब्वियसली नॉन परफॉर्मर की कहीं वैल्यू नहीं है, परफॉर्म करना पड़ता है। परफॉर्म करना मतलब जो सीखिए उसको अप्लाई करिए। केवल नॉलेज गेन करी और किताबों में रह गई, डायरी में रह गई, दिमाग में रह गई, फील्ड में नहीं उतरी, कोई फायदा नहीं है, इट्स ऑफ नो यूज। तो परफॉर्म करिए, दैट इज व्हाट इज बिजनेस माइंडसेट। एंड द लास्ट वी कम हियर, सी में भी आपके 2 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इज क्लैरिटी। एक्चुअली ये तो हमेशा ही पहले उस पे आता है, क्लैरिटी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मेरे हस्बैंड को बहुत क्लियर था, जैसे मैंने आपसे कहा, क्यों करना है वेस्टीज, क्यों करना है वेस्टीज, ये उनको बिल्कुल क्लियर था। उन्हें चाहिए थी आर्थिक रूप से सुरक्षा अपने परिवार की, जो उनकी नौकरी में उन्हें नहीं मिल पाई थी, और इसीलिए उन्हें एक पैसिव इनकम चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने वेस्टीज का चुनाव किया। ये क्लैरिटी थी। आप क्यों कर रहे हैं वेस्टीज? मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे मेरी अपनी बेटी के हर सपने को पूरा करना था। आज वो टेनिस प्लेयर बनना चाहती है, उसमें जो पैसे खर्च होने हैं
मेरे उन आय के स्रोतों से पूरा हो पाना संभव नहीं था। पढ़ने में भी उतनी ही अच्छी है, किसी मामले में कम नहीं है। इंडिया के टॉप 10 कॉलेजेस में हंसराज कॉलेज आता है, उसमें पढ़ रही है, यानी 96% उसका 10th-12th में हुआ। तो भी चूंकि वो स्पोर्ट्स में जाना चाहती थी, अगर पैसे ना होते तो मैं क्या कहती, देखो बेटा पढ़ने में भी तुम अच्छी हो, स्पोर्ट्स में कहाँ सबका करियर बनता है, ज्यादातर लोग ऐसे ही कहते हैं, बहाना। लेकिन चूंकि पैसे थे, इस वजह से मुझे उसे ना नहीं कहना पड़ा। मेरा पर्पस, सर ने कहा था, पैसों की वजह से अपनी बेटी को ना कहना पड़े। क्लियर, आपको क्लियर होना है, तो आपका वाई बहुत क्लियर होना चाहिए। ये पैशनेट, जिससे आप पैशनेट है, मैंने शुरू में कहा अपने लिए ताली बजाइए। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल बजाइए जी, अपने लिए तालियां बजाइए। तो आपका कहीं ना कहीं वाई क्लियर है, उसको और ज्यादा क्लियर करिए। आने वाले अपने 5, 10, 15 साल की प्लानिंग करिए। हो सकता है आज आप जो कमा रहे हैं उससे आपके आज के खर्चे पूरे हो जा रहे हो, लेकिन क्या आप जो आज कमा रहे हो वो आने वाले 3 साल, 5 साल, 10 साल में आपके खर्चे पूरे कर पाएगी? नो। ये आपको समझना जरूरी है। तो आपका वाई बहुत क्लियर होना चाहिए। वो खर्चे, क्या आप एक समय बाद आपको मान सम्मान चाहिए होता है, क्या वो मान सम्मान आपको मिल पाएगा? ये आपको समझना है। तो आपका वाई आपको क्लियर करना है, बहुत अच्छे से क्लियर करना है, उसके डेप्थ में जाइए। क्योंकि अगर ऊपर से क्लियर होगा तो वो उतनी जल्दी गायब भी हो जाएगा। तो उसकी पूरी प्लानिंग करिए कि आने वाले 10-15 साल में जो मेरी रिक्वायरमेंट है, पैसों से रिलेटेड, मान सम्मान से रिलेटेड, मेरे और शौक से रिलेटेड, क्या वो सारी चीजें मेरी इतनी आमदनी में या आने वाले समय में इतनी आमदनी होगी, पूरी हो पाएगी? वो सब सोचते हुए अपने वाई को क्लियर करिए, तब आप सफल हो पाएंगे। सर नेक्स्ट, and the last comes is commitment. Commitment पक्का इरादा, never give up attitude। चाहे जो हो जाए, ठान लिया तो ठान लिया, कदम वापस नहीं लेना। हमारे बिजनेस में फेलियर्स नहीं होते, क्विटर्स होते, असफल नहीं होते। इनफैक्ट असफल कहीं भी नहीं होते, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं होता कि अगला कदम आपको सफलता की ओर ले जाने वाला था और आप हार मान जाते हो। तो नेवर गिव अप एटीट्यूड जिसके अंदर होता है, चाहे जो हो जाए, मैंने जो ठाना है सो ठाना है। जिद्दी बनना पड़ेगा, जिद्दी। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपके अंदर जिद होनी चाहिए कि हर हाल में मुझे ये करना है। अभी देखिए कितने लोगों के अंदर शक होगा, या मैंने पिछले सेमिनार के लिए ना 2 टिकट लिए थे, 3 टिकट, 4 टिकट लिए थे, कोई आया ही नहीं, अब की ना अपना ही टिकट लूंगा बस। बता रही हूं मैं, फालतू 2 टिकट वेस्ट हो जाएंगे। किसी को आना होगा तो पूछ लेंगे यहाँ वहां से, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपके लिए वो 500-600 रुपए ज्यादा जरूरी है। आपका इरादा तो है ही नहीं। योर जिसे कहते हैं ना इरादा, पक्का इरादा। अरे पिछली बार तो क्या हुआ, 2 लोग नहीं आए, इस बार मैं आज ही से करूंगा। और ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मैं पिछली बार इतने लोगों से, 10 लोगों से मिला था, तो आपकी मैं 50 लोगों से मिलूंगा, संख्या बढ़ाऊंगा। भला इतने लोग बैठते हैं, इतनी जगह पे इतने लोग रहते हैं, क्या मैं 2 लोगों को, 4 लोगों को, 6 लोगों को ला नहीं सकता? कैसे लोगों के नेटवर्क में हजारों लोग हो जाते हैं, लाखों लोग हो जाते हैं। मेरे नेटवर्क में, मैं अपने नेटवर्क में 400 लोग, 500 या 4 एक्टिव लीडर, 6 एक्टिव लीडर नहीं खड़ा कर पा रहा। ये सोचिए, क्या ऐसा मुझे करना है? ठानिए कि नहीं, मुझे हर हाल में करना है, चाहे जो हो जाए। इसके लिए चाहिए डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, समर्पण, पूर्णतः समर्पण, अपने अपलाइन के प्रति समर्पण। अपलाइन, ये जान लीजिए, इस दुनिया में कोई और आपका उतना भला, इस बिजनेस में आने के बाद मैंने ये समझ लिया, नौकरी में तो कोई किसी का भला नहीं चाहता है, बिल्कुल क्लियर है। और बिजनेस में भी, और कोई बिजनेस में भी नहीं चाहता, सब राइवल्स होते हैं। लेकिन यही एक बिजनेस है जहां पर आपका अपलाइन जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका भला चाहता है। कारण आपकी सफलता में हमारी सफलता है। सीधी सी बात है, कोई भी चीज बेईमानी नहीं होती।
बिना रीजन के नहीं होती। तो हाँ, बहुत क्लियर है, ये बिजनेस बहुत ही प्योर बिजनेस है, जहां हम अपनी बेहतरी सोच ही नहीं सकते बिना अपनी टीम की बेहतरी के। इसलिए बिल्कुल आंख बंद करके अपलाइन पे आप भरोसा कर सकते हैं, बट अपलाइन को समझिएगा, वो नहीं जिसने केवल आपको ज्वाइन कराया है। आपका एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग केयरिंग अपलाइन, यस वो है आपका अपलाइन। आपको समझना है तो ठान के रखना है, अनकंडीशनल डिवोशन जो मैंने कहा ना, ये चाहिए। अगर वो मेरी बात मानता है मेरा अपलाइन, तो मैं उसकी बात मानूंगा, या वो मेरी मीटिंग 4 करे तब तो मैं ये बात करूंगा। आपका अपलाइन आपको हैंडीकैप्ड नहीं बनाएगा, आत्मनिर्भर बनाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, कितने लोग अपने बच्चों को हमेशा जिंदगी भर खाना अपने हाथों से खिलाना चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं जिंदगी भर अपनी हाथों से खिलाना चाहते हैं, जिंदगी भर उंगली पकड़ के चलना चाहते हैं। वो अपने आप सड़क क्रॉस ना करे, हमें उसको देख दाख के हमेशा उंगली पकड़ के सड़क क्रॉस करवाएं। वो कभी कुछ भी अपने आप ना करे, सारे काम हम अपने बच्चे को हम ही कराएं। कोई चाहता है ऐसा? No. तो भला अपलाइन क्यों ऐसा चाहेगा? अपलाइन के लिए भी तो आप उसके बच्चे जैसे हैं, वो भी चाहता है कि आप आत्मनिर्भर बने। इसलिए आपको डिवोटेड रहना है, अनकंडीशनल डिवोशन। फ्रेंड्स, ये कमिटमेंट चाहे जो हो जाए, सर्दी जाड़ा गर्मी बरसात, मैं बिजनेस करूंगा। मेरा ध्यान, कोई थकान कोई बहाना मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। ये इरादा होना चाहिए, पक्का इरादा। फ्रेंड्स समझ लीजिए, पैसा नहीं है ना तो क्या त्योहार, क्या ईद, क्या दीपावली, क्या कोई जन्मदिन, क्या कोई शादी, उल्टे तनाव अलग आता है कि नहीं? Yes. और पैसा है तो सब कुछ पैसा ताकत है। आज के जमाने में पैसा ताकत है, ताकत। इस बात को समझिए, पैसा है तो लोग आपके पीछे हैं, पैसा नहीं है तो आपका साथी भी आपका साथ कभी भी छोड़ सकता है। सहमत हैं? फ्रेंड्स, तो फोकस करिए, कमिटेड रहिए, हर हाल में मुझे अपने बेसिक स्टेप्स को फॉलो करना है, जो टारगेट किया है उसे अचीव करना है। ये तो थी ABC। अब 2 मिनट और लूंगी, एक कहानी के साथ फिनिश करूंगी। सुनना चाहेंगे? और बारिक सर की अंदाज में आप ना भी कह दे तो भी मैं सुनाती तो जरूर। खोल के बता लीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक यू। कहानी कुछ ऐसी है, एक साधारण सा व्यक्ति होता है, लोअर मिडिल क्लास, अपने घर में बैठा होता है और उसके दरवाजे पे दस्तक होती है, दस्तक होती है और उस दरवाजे को वो खोलता है तो देखता है एक साधु बाबा खड़े होते हैं और बहुत गर्मी होती है, दोपहर का समय होता है, तो उन्हें अंदर बुला लेता है और पता नहीं क्या उसके दिमाग में आता है, वो उन्हें मिठाई और पानी पूछ लेता है। तो साधु बाबा खुश हो जाते हैं और उसे एक पत्थर देते हैं। वो पत्थर देते हुए कहते हैं कि ये पत्थर मैं तुम्हें 1 महीने के लिए दे रहा हूँ, 1 महीने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, 1 महीने बाद ये पत्थर मैं तुमसे ले लूंगा। और इस पत्थर में एक बहुत बड़ी ताकत है, ये लोहे को सोना बना देता है, लोहे को सोना बना देता है। फ्रेंड्स, ये सुनते ही वो जो साधारण आदमी होता है खुश हो जाता है, वो खुश हो जाता है और ये कह के साधु बाबा उसे पत्थर दे के चले जाते हैं और वो सोचता है वाह, अब तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी, मैं इस पत्थर से लोहे को सोने में बदल दूंगा। वो फटाफट मार्केट जाता है और लोहे के दाम पता करता है। जब लोहे के दाम पता करता है तो वो उसे ये लगता है कि अगर आने वाले समय में मैं खरीदूं तो मैं ज्यादा लोहा खरीद लूंगा। तो 1 हफ्ते बाद आने की सोच के वहां से चल देता है, फिर जाता है, फिर वो लोहे के दाम पूछता है तो अब लोहे के दाम थोड़े से कम हो चुके होते हैं। तो वो सोचता है कि छोड़ो यार, थोड़े दिन बाद आता हूँ फिर लोहा लेता हूँ, ताकि ज्यादा लोहा ज्यादा सोने में चेंज हो। अब आता है घर में, अब वो आ जाता है कंफर्ट जोन में और वो आ जाता है घर में। फिर एक दिन ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, उसके दरवाजे पे फिर से दस्तक होती है। जब दस्तक होती है
तो वो दरवाजा खोलता है, वो दरवाजे पे खड़े होते हैं साधु बाबा साधु बाबा। बिल्कुल सही कहा आपने, साधु बाबा खड़े होते हैं और वो साधु बाबा को देखते ही वो माथा पर अपना माथा पीटने लगता है, सोचता है अरे बाप रे, अफसोस करने लगता है। उसे याद आता है कि आज ये पत्थर मेरे पास से चला जाएगा और वो बड़े अफसोस होता है। वो साधु बाबा के हाथ पांव जोड़ना शुरू करता है, बाबा मुझे समय दे दो, एक दिन का समय दे दो, आज भर का समय दे दो। साधु बाबा कहते हैं हमारी यही तो कंडीशन थी कि ये पत्थर तुम्हें 1 महीने बाद वापस कर देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, जैसा मैंने शुरू कहा था, वक्त सबके पास होता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। फ्रेंड्स, वेस्टीज भी एक पारस पत्थर के समान हमारे पास है। जैसे पारस पत्थर लोहे को सोना बनाता है, वेस्टीज भी वैसे ही है, हमारे आम जीवन को खास बनाता है। आपके पास भी ये पारस पत्थर भी वेस्टीज है, बस जरूरत है आपको इसको इस्तेमाल करने की। फ्रेंड्स, आज नहीं तो किसी न किसी दिन आपको डिसीजन तो लेना पड़ेगा। वन डे, नेक्स्ट स्लाइड, वन डे और someday you have to decide, किसी ना किसी दिन या डे 1, आज के आज आपको सही तरीके से वेस्टीज करना है। ये आपका निर्णय है, चुनाव आप पर है। आप इंटरेस्टेड है कि आप कमिटेड है। इंटरेस्टेड व्यक्ति के पास बहाने हैं, टालना है, और कमिटेड व्यक्ति के पास सिर्फ और सिर्फ डिसीजन होता है, सॉल्यूशन होता है, और उसके बाद उसकी सक्सेस होती है। विद दिस, थैंक यू सो मच।